हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा और इसका चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आप मान लीजिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत आसान लगेगा आपको। यूनिट फर्स्ट आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है और 11th-12th में अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो तो आप मुझे जानते होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहली बार आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। एक एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अच्छे तरीके से आप इस सब्जेक्ट को समझ जाओगे। ठीक है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस की, तो टोटल 6 चैप्टर हैं और आज हम पहला चैप्टर यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे 5 चैप्टर बचेंगे। और जस्ट एक दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी है, दिल्ली थ्रू द एजिस। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इसका यूनिट फर्स्ट यानी चैप्टर 1 करा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये भी आपको डिटेल में कराया हुआ मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है वहाँ पे जाके एकलव्य स्नातक 1 इसके नाम से आप सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप दिख जाएगा। आपको वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लो, तो पीडीएफ नोट्स जो है आपको वहाँ पे फ्री में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को, चैप्टर को। बहुत ही आसान होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए मेरे पीछे आपको कुछ पिक्चर दिखाई दे रही है, कुछ फोटोज दिखाई दे रही है। इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? आप देखोगे यहाँ पे आपको एक आर्टिस्ट दिखाई दे रहा है जो कि कुछ पेंटिंग करते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपके सामने ये कैमरा है। तीसरी तरफ आपको ये महिला दिख रही है जो कि आपको नृत्य से संबंधित दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे आपको कुछ म्यूजिक से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। तो इस इमेज को देखकर आपके जो दिमाग में आएगा, तो आप बिल्कुल सही समझोगे। यहाँ पे हम कला और सिनेमा की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सिनेमा क्या होता है, कला क्या होता है, वो सारा इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कला। कला का अर्थ क्या है यहाँ पे? सृजन। ठीक है, कला का अर्थ है यहाँ पे सृजन। सृजन का मतलब होता है किसी भी नई चीज को उत्पन्न करना, उसकी रचना करना। यानी सृजन जो है संस्कृत धातु के सृज शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है निर्माण करना, या भी कोई भी चीज को निर्माण करना, किसी भी चीज को उत्पन्न करना या रचना करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रचना से यहाँ पे क्या मतलब है। सिंपल भाषा में देखें तो किसी नई वस्तु या कोई नया विचार या कोई नई कला, ठीक है, आर्ट या कोई रचना, इसको अगर हम इसका निर्माण करते हैं तो ये एक तरह से क्या कहलाएगा? हमारे लिए सृजन कहलाएगा। ठीक है, तो सृजन क्या होता है आप समझ गए हो। तो कला का अर्थ है यहाँ पे सृजन, और सृजन का मतलब होता है कुछ भी नया रचना। ठीक है, तो मनुष्य जो है, अब ध्यान से समझिए, मनुष्य जो है आरंभिक काल से ही सृजनात्मकता दिखाता है हमको कहीं ना कहीं। तो मनुष्य ने अपनी जो सृजनात्मकता है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, वो हमें हमेशा से दिखाई है। ठीक है, चाहे वो कोई पेंटिंग बनाकर हो, या फिर डांस के जरिए हो, ठीक है, या कोई संगीत रचकर। तो मनुष्य ने क्या करा है, कभी कोई पेंटिंग बना दी, आपने देखा होगा कि जो पुराने समय में, अगर हम पाषाण युग की बात करते हैं तो उस काल में भी आप देखते हो तो जो जब मनुष्य गुफाओं में रहा करता था तो गुफाओं की दीवारों पे भी चित्रकारी करता था। ठीक है, बहुत ही सुंदर चित्र मिले हैं। तो ये जो चित्र हैं, ये क्या है? कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है। कोई डांस के जरिए अपनी क्रिएटिविटी को दिखाता है। ठीक है, कोई संगीत रच कर अपनी क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके कला के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आगे समझते हैं। देखिए जैसे जैसे हमारी मानव सभ्यताओं का विकास होना शुरू हुआ, वैसे वैसे कला के भी अन्य रूप हमारे सामने आ गए। ठीक है, विकसित हुए। नेक्स्ट है कला का उद्देश्य, यानी जो कला होती है इसका क्या उद्देश्य होता है। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कला का उद्देश्य होता है मनोरंजन। तो आप ये समझिए, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। आप कला को केवल मनोरंजन से नहीं जोड़ सकते हो। ठीक है, केवल मनोरंजन नहीं है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। कला जो होती है ये मानव मस्तिष्क और कल्पना को शिक्षित करने का माध्यम है। ठीक है, एक जो कलाकार होता है, एक आर्टिस्ट होता है, उसका सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, वो अपने दिमाग को किसी चीज पे, जैसे मान लो कोई आर्टिस्ट है, वो कोई पेंटिंग बनाने जा रहा है, तो अपना बहुत दिमाग लगाएगा उस पेंटिंग को बनाने से पहले। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, उसकी जो कल्पनाएं होती हैं, ठीक है, वो कल्पनाओं के जरिए एक चित्र उकेरेगा। तो ये आप केवल इसको मनोरंजन से मत जोड़ना। ठीक है, ये उसके मस्तिष्क के विकास में भी जरूरी है और उसकी कल्पना को शिक्षित करने का भी एक माध्यम होता है। कला के द्वारा जो व्यक्ति होता है वो ऐसी सोच विकसित करता है जो उसे संकुचित विचारों से ऊपर उठाकर मानवता के उच्च आदर्शों की ओर ले जाता है। ठीक है, यानी जो कला है, कला के द्वारा क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो ऐसी सोच को विकसित करेगा, ठीक है, जो उसके पहले संकुचित विचार होते हैं, यानी नैरो माइंडिंग टाइप के लोग होते हैं जो बहुत छोटा सोचते हैं, तो उससे काफी ऊपर उठ जाता है। ठीक है, मानवता के आदर्शों की ओर ले जाएगा। यानी कि आप ये मान लीजिए, जो आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है, उसकी जो दिमाग में
आप देखोगे संकुचित विचार नहीं होंगे, वो बहुत गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोचता है। वही चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हुई है। आगे देखो, अब ये हमने समझ लिया कला क्या है, कला का उद्देश्य वगैरह हमने देख लिया। यहाँ से पेपर में नहीं आना कुछ भी, जो मेन टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो है सिनेमा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेमा। अब सिनेमा क्या है, इसके क्या रूप हैं, इसको हमें डिस्कस करना है। ये जो पूरी यूनिट है वो सिनेमा के ऊपर ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिनेमा क्या है। अनेक कलाओं का संगम है। ठीक है, सिनेमा जब आप देखते हो, कोई मूवी देखते हो, कोई फिल्म देखते हो, तो आपको उसमें क्या दिखेगा, आपको उसमें डांस भी देखने को मिलेगा, उसमें गीत भी होते हैं, यानी कि आपको गाने भी दिखेंगे, उसमें म्यूजिक भी होता है। ठीक है, संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी होता है। अभिनय यानी कि एक्टिंग भी आपको देखने को मिलेगी, और चित्रकला वगैरह। ठीक है, ये सब आपको कहाँ पे मिलती है, फिल्मों में देखने को मिलती है, यानी कि सिनेमा में देखने को मिलता है। तो सिनेमा क्या हुआ, सिनेमा को आप एक ऐसी विधा मान लीजिए। ठीक है, ऐसी विधा है जिसमें कई कलाएं हैं, उसमें आपको डांसिंग भी देखने को मिलेगी, उसमें आपको एक्टिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें डायलॉग्स भी होंगे, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो सिनेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी कारण सिनेमा जनता से संवाद करने का सबसे, आप ये मान लीजिए, सबसे बेहतरीन माध्यम बन गया। जब सिनेमा नहीं था तब लोगों का जीवन कैसा था, सोच सकते हो आप। और जब सिनेमा आया होगा तब लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर अभी नहीं समझ पा रहे हो तो आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, ये आम लोगों की भावनाओं, संघर्षों और समाज की सच्चाइयों को चित्रित करता है। ठीक है, जो सिनेमा होता है, जो फिल्में होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो इंसान के जीवन में जो संघर्ष होता है, उसकी सच्चाई को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप आज से 50 साल पीछे की फिल्मों को देखो, तो उस समय का जो समाज था, उस समाज की सच्चाई कहीं ना कहीं आपको उन फिल्मों में दिखेगी। ठीक है, आज की फिल्मों को जो आप देख रहे हो, तो आज के समय समाज में जो चल रहा है, तो उसी का चित्रण आपको कहाँ पे दिखता है, आज की फिल्मों में दिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही समझना था कि कहीं ना कहीं हमारी जो भावनाएं होती है, आदमी के जीवन में जो संघर्ष चल रहा होता है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं सिनेमा में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिनेमा और समाज का संबंध। क्या सिनेमा और समाज का कोई संबंध है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सिनेमा और समाज के बीच में कोई संबंध होगा? तो बिल्कुल संबंध होता है। कैसे है उसको समझते हैं। तो देखिए, सिनेमा केवल कला नहीं है बल्कि समाज का दर्पण है। ठीक है, जैसा समाज होगा वैसा ही सिनेमा दिखेगा आपको। 100 साल पीछे चले जाओ, आपको जो फिल्म दिखेगी, ठीक है, उसमें जो आपको जो भी चित्रण होगा वो उस समय के समाज के बारे में होगा। 50 साल पीछे जाओगे तो जो फिल्में होंगी उसमें जो चित्रण आपको दिखाई देगा वो उस समय के समाज के बारे में होगा। ठीक है, तो समाज का दर्पण होता है सिनेमा, तो सिनेमा को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समाज के विचारों, संस्कृति और समस्याओं को प्रतिबिंबित करता है। जैसे कि देखो, आज़ादी के समय जो फिल्में बनी होंगी उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों की गुलामी दिखाई होगी, लोगों पे हो रहा अत्याचार दिखाया होगा। ठीक है, फिर आज़ादी के बाद जो फिल्में बनाई होंगी उन फिल्मों में आपको दिखेगा कि कैसे लोग गरीबी में परेशान थे। ठीक है, लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे, उनके जीवन में क्या संघर्ष था, वो आपको दिखेगा। आज के समय में जो फिल्में बनती है वो आज के समाज के बारे में बताती है। तो यही आपको समझना था। आज के युग में सिनेमा एक महत्वपूर्ण कला का माध्यम है जो लोगों को जोड़ता और प्रभावित करता है। तो सिनेमा बिल्कुल प्रभावित करता है हमारे जीवन को, ये आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, सिनेमा संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल, सिनेमा जो होता है वो कहीं ना कहीं कल्चर का अभिन्न हिस्सा होता है। आप हॉलीवुड की मूवी अगर देखोगे तो जो विदेशों का जो कल्चर होगा आपको उनकी फिल्मों में दिखेगा, उनके डायलॉग्स में दिखेगा, उनके पहनावे में दिखेगा, उनके रहन सहन खान पान में दिखेगा, उन फिल्मों के माध्यम से। इंडिया की फिल्में देखोगे, बॉलीवुड के देखोगे, तो हमारे समाज में जो हो रहा होगा वो दिखाएगा। जो बाहर के लोग अगर हमारी बॉलीवुड की फिल्मों को देखेंगे तो वो इंडिया को देख लेंगे एक तरह से। ठीक है, तो सिनेमा जो होता है ना हमारे कल्चर का कहीं ना कहीं मेन पार्ट है। ठीक है, तो सिनेमा हमारे जीवन और हमारे कल्चर से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये कला का ऐसा रूप है जिसने जन जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, तो सिनेमा जो है ये कला का ऐसा रूप है, कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को ये प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे प्रभावित करता है, आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, लाइन टू लाइन आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सिनेमा को अगर हम कैटेगरी में बांटे तो कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो आप कहोगे उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होती है व्यावसायिक फिल्में जिसको कमर्शियल मूवीज या कमर्शियल फिल्में कहा जाता है, एक होती है नॉन कमर्शियल। ठीक है, अव्यवसायिक। अब व्यावसायिक फिल्में जो होती हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, तो देखिए, व्यावसायिक फिल्में जो होती है ना ये मनोरंजन पे केंद्रित होते हैं, यानी कि इसका उद्देश्य होता है कि जनता का मनोरंजन करना, यानी जो ऑडियंस उस मूवी को देखने आएगी उस
ऑडियंस का उसको मनोरंजन करना है, इस पर्पज से बनाई जाती है कमर्शियल फिल्में, ठीक है। और इसका उद्देश्य पैसा कमाना ज़्यादा होता है, ये पैसे पे फोकस करती है, ये इस चीज़ पे फोकस करती है कि कहाँ से पैसा ज़्यादा बन सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी होती है अव्यवसायिक फिल्में, इसमें समाज को दिखाया जाता है, समाज में जो विचार चल रहे हैं उसको दिखाया जाता है, जो रियलिटी चल रही है, जो यथार्थ है उसके बारे में दिखाया जाता है, ठीक है। समाज में जो संघर्ष हैं, जो तकलीफें हैं लोगों को, उसके बारे में दिखाया जाता है। सांस्कृतिक चेतना आपको इसमें देखने को मिलेगी, लोगों के कल्चर दिखेगा, लोगों का संघर्ष दिखेगा। तो ये फिल्में कहीं ना कहीं लोगों को, समाज को एक सीख देकर जाती हैं, ठीक है। और ये इनका जो पर्पस होता है वो केवल पैसा कमाना नहीं होता है जैसा कि यहाँ पे होता है, और ना लोगों का केवल मनोरंजन करना होता है, बल्कि लोगों को सोचने पे मजबूर करना होता है कि हमारा समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। इसके लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं, ठीक है। सिंपल। आगे चलते हैं। सिनेमा, सिनेमा जो है विचार और आनंद दोनों है, यानी मजा तो आता ही है भाई, मनोरंजन तो है, लेकिन कुछ सोचने के लिए हमको मजबूर भी करता है सिनेमा, ठीक है। तो देखिए, सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बल्कि ये हमें विचार देता है, एक संदेश देता है, कुछ ना कुछ मतलब सीख देता है, और हमें हमारे चिंतन का माध्यम भी बनता है। क्योंकि हम जब कोई एक सीरियस इशू पे बनी हुई मूवी को देखकर आते हैं सिनेमा हॉल से, तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं चिंतन शुरू हो जाता है कि भाई देखो समाज में कितना गलत हो रहा है, किसी मुद्दे पे है, कैसा कैसा लोगों के साथ हो रहा है, लोग कैसे संघर्षों में अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ हमें उस मूवी से संदेश भी मिलता है। तो ये दर्शक पे डिपेंड करता है कि दर्शक कैसी फिल्में देखना पसंद करता है, ठीक है। क्या वो केवल मनोरंजन वाली फिल्में देखना चाह रहा है जिसमें उसको मजा आए, मनोरंजन हो जाए, ठीक है, या फिर वो कुछ ऐसी फिल्मों को देखना चाह रहा है जो उसको सोचने पे मजबूर करे, सीरियस मुद्दे पे फिल्म हो, वो कैसी फिल्म देखना चाह रहा है ये दर्शक पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिनेमा जो है वो विचार भी है और आनंद भी है, दोनों है। फिर समाज पर सिनेमा का क्या प्रभाव होता है, क्या समाज पर सिनेमा का कुछ प्रभाव होता है या नहीं होता, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, समाज बिल्कुल प्रभावित होता है सिनेमा से। तो देखिए, सिनेमा जो है वो समाज को वैचारिक रूप से मजबूत बनाता है, सोचने पे मजबूर करता है। जब कुछ सीरियस मुद्दे पे फिल्में बनती है तो लोगों को झकझोर के रख देती है, रुला देती है, इमोशनल कर देती है, लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है, कुछ फिल्में तो आंदोलन तक खड़ा कर देती हैं, ठीक है। और सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित कहीं ना कहीं करता है सिनेमा, और हमारे समय, समाज और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज के रूप में आप सिनेमा को देख सकते हो, क्योंकि जो हमारे समाज में चल रहा होता है वही हमारी फिल्मों में देखने को मिलता है, ठीक है। सिनेमा का उद्देश्य, सिनेमा का जो पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। तो चरित्र आधारित या किसी विशेष घटना पर बनी फिल्में समाज में परिवर्तन और जागरूकता लाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो किसी चरित्र पे आधारित होती है, किसी कैरेक्टर पे आधारित होती है, ठीक है। जैसे मान लो आपने पान सिंह तोमर देखी होगी, वो किसी कैरेक्टर पे है, या आपने जो मैरी कॉम वाली मूवी है उसको देखा होगा, ठीक है, या आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, वो किसी कैरेक्टर, किसी चरित्र पे आधारित फिल्म है, या कोई फिल्म किसी घटना पे आधारित होती है, ठीक है। जैसे आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, वो किसी घटना पे आधारित है। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो किसी चरित्र या किसी घटना पे आधारित होती हैं, और ये कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन करने के लिए बनाई जाती हैं, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे बात करते हैं, सिनेमा का विकास और प्रभाव, इसको देखते हैं। तो देखिए, सिनेमा जो है एक सशक्त माध्यम बनकर हमारे सामने उभरा है। तो आज सिनेमा को हम मनोरंजन और जनसंचार का सबसे प्रभावशाली और सबसे बेहतरीन माध्यम मानते हैं। लेकिन सिनेमा जब आया तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल दोनों अवेलेबल था, ठीक है। तो ये जनसंचार का सबसे बेहतरीन माध्यम बन गया। दुनिया में कहीं पे भी कोई घटना होती थी, तुरंत न्यूज़ के जरिए लोगों तक पहुंचने लगी थी, ठीक है, टेलीविजन के जरिए। अभी हम टेलीविजन पे नहीं पहुंचे, अभी तो हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, यानी बहुत पहले हैं, समझते हैं आगे। जैसे कहा जाता है कि एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है, ठीक है, कहा जाता है ना कि एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है, ऐसे ही, ठीक है, एक फिल्म हजारों चित्रों से ज्यादा प्रभावशाली होती है, ठीक है। एक फिल्म किसी इंसान पे जो प्रभाव डालती है वो हजारों चित्रों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दिखाता है कि सिनेमा का जो प्रभाव है वो बहुत ही गहरा होता है, भावनात्मक होता है, और कहीं ना कहीं दीर्घकालिक होता है। जब हम कोई झकझोर देने वाली फिल्म देखकर आते हैं तो लंबे समय तक हम उस फिल्म के बारे में सोचते रहते हैं, उससे प्रभावित रहते हैं, ठीक है। सिनेमा की तकनीकी शुरुआत की बात करते हैं। सिनेमा का आरंभ जो है फोटोग्राफी के विकास से जुड़ा है। पहले क्या होता था, फोटो कैमरा बनाया गया, फोटोग्राफ वगैरह खींचे गए, ठीक है, तो फोटो तो आ गई थी, लेकिन सिनेमा यानी मूवी या चलने वाली फिल्में नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हुआ,
दिमाग लगाया गया कि कई सारी फोटो को अगर हम एक साथ रखते हैं और एक के बाद एक जल्दी से खोलते हैं, ठीक है, तो हमें वो हिलते हुए यानी मोशन में नजर आएंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई थी सिनेमा की। तो 1839 में लुइस डेनेरो, ठीक है, इनका नाम है, इन्होंने फोटोग्राफी की गतिशील प्रक्रिया विकसित की, ठीक है, ताकि एक के बाद एक फोटो जल्दी जल्दी आती जाती रहे, जिससे रसायन लेपित प्लेट पर छवियां बनाना संभव हुआ, ठीक है। इन्होंने शुरुआत कर दी थी। और सिनेमा उस दौर में नहीं था इस समय कि बहुत बेहतरीन सिनेमा हो गया हो। इन्होंने फोटोग्राफी के जरिए फोटो को जल्दी जल्दी चलाकर उसको कहीं ना कहीं मोशन में दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। फिर सिनेमा के विकास को और अच्छे से समझते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण लोग रहे हैं, ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका योगदान है सिनेमा में, तो इनको देखते हैं। 1879 में माइब्रिज, ठीक है, इन्होंने क्या करा, चलती हुई तस्वीरों पर प्रयोग करे। फिर 1882 में जूल्स मरे, इनका नाम है, इन्होंने गतिशील जो छवियां हैं उसको रिकॉर्ड करने की तकनीक विकसित कर ली, यानी रिकॉर्डिंग तक आ गए। फिर थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, इन्होंने चलचित्र देखने वाले उपकरण बनाए, जिससे कि चलचित्र यानी कि जो फिल्में वगैरह होती है, ठीक है, उसको देख सकें। फिर जॉर्ज ईस्टमैन जो थे, इन्होंने फिल्म रोल जो होता था उसका आविष्कार किया, ठीक है, जिससे कि चलती तस्वीरें जो थी उसको कैमरे में कैद किया जा सके या उसको रिकॉर्ड किया जा सके। तो ये कुछ तकनीक हुई, ठीक है। अब बात करते हैं पहली फिल्म, पहली बार फिल्म जो थी वो कब और कैसे दिखाई गई। तो ल्यूमिये जो बंधु हैं, ये ब्रदर्स हैं, ठीक है, ल्यूमिये ब्रदर्स, इनको समझते हैं। फ्रांस के रहने वाले थे ये, फ्रांस के ल्यूमिये बंधु जो थे, ठीक है, इसमें एक का नाम है लुइस और एक का नाम है ऑगस्टे। इनका बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक योगदान रहा है, ठीक है। ये दोनों ब्रदर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी इमेज भी मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था कि 28 दिसंबर 1895 को पेरिस यानी फ्रांस में जो पेरिस है, पेरिस का एक ग्रैंड कैफे था यहाँ पे दुनिया की पहली जो सार्वजनिक फिल्म प्रदर्शनी की गई थी। पहली बार किसी फिल्म का प्रदर्शन किया गया था, कहाँ पे, फ्रांस में कहाँ पे, पेरिस में कहाँ पे, ग्रैंड कैफे में, ठीक है। किनके द्वारा किया गया था, तो ये लुइस और ऑगस्टे या फिर आप इसको ल्यूमिये बंधु या फिर ल्यूमिये ब्रदर्स के नाम से जान सकते हैं, इन्होंने करा था, ठीक है। इन्होंने 3 फिल्में दिखाई थी। पहली फिल्म तो थी कि स्टेशन है, उस स्टेशन पर ट्रेन आ रही है, ठीक है, ट्रेन का आगमन दिखाया। फिर दूसरी फिल्म दिखाई, उसमें फैक्ट्री में से मजदूर निकलते हुए दिखाई, ठीक है, यानी फैक्ट्री है उसमें से मजदूर निकल कर जा रहे हैं। फिर तीसरा समुद्र में स्नान यानी नहाते हुए दिखाया। तो इन फिल्मों ने लोगों को अपनी वास्तविक दुनिया को पर्दे पर देखने का चमत्कारी अनुभव दिया। अब सोचो उस समय में फिल्में नहीं होती थी, ठीक है, पहली बार जिसने ये देखा होगा उसके मुंह से क्या निकला होगा पहला शब्द, आप मुझे कमेंट में बताइए। जब पहली बार उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने क्या मतलब सोचा होगा कि ये क्या दिखा दिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। तो क्या क्या थे, पहला जो चित्र था, पहली जो फिल्म दिखाई थी उसमें इन्होंने दिखाया था कि एक ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म पे आ रही है। दूसरी पिक्चर में इन्होंने क्या दिखाया था, ठीक है, दूसरी फिल्म में क्या दिखाया था कि कुछ मजदूर लोग हैं जो कि फैक्ट्री से निकल रहे हैं। तीसरे में समुद्र में स्नान करते हुए दिखाया था, ठीक है। तो ये फिल्में दिखाई गई थी पहली बार फ्रांस के पेरिस में ग्रैंड कैफे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब था। अब यथार्थ से कल्पना की ओर लोग जो थे वो धीरे धीरे केवल यथार्थ से उबने लगे। अब फिल्में बनने लगी थी, ठीक है, उसमें रियलिटी दिखाई जाती थी, लेकिन लोग ना थोड़ा उबने लगे, बोर होने लगे। उन्होंने सोचा यार यही तो दुनियादारी हम देख ही रहे हैं, फिल्मों में भी वही चीज़ दिखाई जा रही है। तो फिल्मकारों ने इस चीज़ को समझा कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें कल्पना यानी कि फैंटेसी डालनी शुरू कर दी। तो सिनेमा में उन्होंने कल्पना को शामिल किया, इमेजिनेशन को शामिल किया। जैसा कि आप मेरे पीछे एक पिक्चर देख रहे हो, इसमें एक बुक्स है, उस बुक्स पे एक लड़की बैठी हुई है और वो कहीं ना कहीं उड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ काल्पनिक चीज़ें जो थी वो फिल्मों में दिखानी शुरू कर दी। तो इससे लोग जो थे, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा होगा। तो ये सब हुआ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी आपके सामने है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक फिल्म थी, इसका नाम था अ ट्रिप टू द मून, यानी कि मून की तरफ एक यात्रा थी। इसके बारे में एक मूवी बनी हुई थी जो साइंस एंड फिक्शन मूवी थी, और ये फ्रेंच मूवी थी, 1902 में आई थी। और उस समय में जो फिल्में होती थी, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात, कि उस समय में जो पहली फिल्में आई थी उस समय क्या होता था, फिल्मों में ऑडियो नहीं होता था, कोई बोलता नहीं था, कोई डायलॉग्स नहीं होते थे। फिल्मों में लोग चलते हिलते डुलते जैसे भी दिख रहे हैं, वो बोलते नहीं थे, यानी कि साइलेंट मूवी होती थी, ठीक है। तो ये भी मूवी जो थी, इसमें दिखाया गया था कि चांद तक जर्नी कैसे होगी, और साइलेंट मूवी थी। तो इसने कहीं ना कहीं लोगों को कल्पना दिखाई, ठीक है, इमेजिनेशन दिखाई और रोमांच भर दिया कि लोग जाने कि भाई चांद तक कैसे जाया जा सकता है या कैसे गए हैं, ठीक है। तो इससे सिनेमा में कहीं ना कहीं यथार्थ यानी जो रियलिटी है वो और कल्पना का गहरा संबंध बन गया, जो कि आज के समय भी दिखता है आपको, ठीक है। आज भी हम जो फिल्में देखते हैं उसमें रियलिटी भी होती है
और कहीं ना कहीं इसमें इमेजिनेशन और कल्पना भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो समझ चुके थे सिनेमा बनाने वाले कि लोगों को क्या पसंद है। आगे देखते हैं सिनेमा का प्रसार। इन आरंभिक प्रयोगों और फिल्मों ने सिनेमा को विश्वव्यापी लोकप्रियता दिलाई, क्योंकि अब आरंभिक फिल्में आई हैं, ऑडियो उनमें होती नहीं है, लेकिन लोग उसको देखकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो उन्होंने कभी देखी नहीं है। देखते ही देखते ये जो फिल्में थी, ये साइलेंट मूवी जो होती थी, ये मनोरंजन का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन गई थी, ठीक है, जिसने समाज, संस्कृति और मानव विचारों पर कहीं ना कहीं गहरा प्रभाव डाला। जो लोग इन फिल्मों को देखते होंगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते होंगे, चार लोगों को बताते होंगे कि भाई मैंने आज ऐसी फिल्म देखी है, उसको भी पता लगा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय में फिल्म आम बात नहीं होती थी। तो धीरे धीरे उसका प्रसार हुआ, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय हुई और मनोरंजन का मुख्य साधन तो बनी चुकी थी। तो ये तो चलो हम फ्रांस और बाहर की बातें कर रहे थे। अब भारत की बात करते हैं। भारत में सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, किसने की, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो भारत में सिनेमा का श्री गणेश, इसको देखते हैं कैसे शुरुआत होती है। तो सिनेमा की शुरुआत का श्रेय देखें अगर भारत में, तो वो किसको जाता है? ल्यूमियर बंधु को जाता है। ये वही ल्यूमियन ब्रदर्स हैं जिनके बारे में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो भारत में सिनेमा की शुरुआत का जो श्रेय जो है वो भी इन्हीं को जाता है, ठीक है। इन्होंने विश्व का पहला सिनेमा प्रदर्शन जो है 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है, ग्रैंड कैफे में किया था, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं। उसके ठीक 7 महीने के बाद इन्होंने क्या करा, भारत में भी सिनेमा का प्रदर्शन करा। यानी फ्रांस में हो चुका है, 7 मंथ के बाद ये इंडिया में आ गए, इन्होंने इंडिया में भी लोगों को दिखाया, ठीक है। तो देखिए भारत में पहला जो सिनेमा का प्रदर्शन था वो 7 जुलाई 1896 को, ठीक है, वॉटसन होटल जो है, जो कि मुंबई में है, ठीक है, बॉम्बे उस समय में उसको कहा जाता था, यहाँ पे इन्होंने दिखाया था, ठीक है। इस होटल में आम लोग तो वहां पे रहे नहीं होंगे, अमीर लोग ही रहे होंगे, तो उस होटल में इन्होंने क्या करा था, फिल्म की प्रदर्शनी करी थी, ठीक है, इंडिया में। अब प्रदर्शित फिल्में, इसमें क्या दिखाया था, ट्रेन का आगमन, यानी एक ट्रेन है जो कि आ रही है, इन्होंने ये दिखाया। लेडीज एंड सोल्जर्स दिखाए कुछ, ठीक है, और कुछ अन्य जो छोटी फिल्में थी वो इन्होंने यहाँ पे दिखाई थी। तो भारत में भी फिल्म आ चुकी थी। इन फिल्मों के माध्यम से भारत के लोगों ने पहली बार चलती हुई तस्वीरें यानी मोशन पिक्चर्स देखी थी, ठीक है, पहली बार इसको फील किया था। और उनके लिए बिल्कुल नया और चमत्कारी था, क्योंकि पहले कभी नहीं देखा, तो भाई उन्होंने यही बोला होगा, वाह भाई वाह क्या प्रोग्राम दिखा दिया है, ठीक है, वो डायलॉग आपको याद आ गया होगा। तो इन्होंने ऐसा देखा। नेक्स्ट है समाज की प्रतिक्रिया। अब समाज ने इसको देखा है तो भाई उसका कैसा प्रतिक्रिया रही होगी, कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा होगा, इसको समझते हैं। तो इस नए माध्यम ने, क्योंकि भाई फिल्में भारत में नहीं है, बाहर बनी है, वहां से है, अब इंडिया में आनी शुरू हुई है, तो कुछ ही लोग हो पाए होंगे उस समय जो देख पाए होंगे, सबने तो तब भी नहीं देखी होगी, टीवी कहाँ होता था लोगों के घर में, उस समय की बात है। तो ये जो नई चीज आ गई है, ठीक है, फिल्म आ गई है, तो इस नए माध्यम से खासकर जो समाज के जो संपन्न लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, ठीक है, पढ़े हुए लोग हैं, ये बहुत ज्यादा इसकी ओर आकर्षित हुए, अट्रैक्ट हुए। जो लोग पहले थिएटर में नाटक देखने जाया करते थे, जो नाटक देखा करते थे, उनकी आंखों के सामने लोग रंगमंच पे क्या करा करते थे, नाटक किया करते थे, ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, नाटक देखना बंद कर दिया, अब वो सिनेमा देखने के लिए आने लगे, क्योंकि सिनेमा देखना उनको नाटक देखने से ज्यादा अच्छा लगता था। धीरे धीरे थिएटर जो थे, इन्होंने नाटक बंद करके फिल्मों को दिखाना शुरू कर दिया। यानी अब थिएटर जो है वो नाटक नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अब थिएटर क्या कर रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब नाटक पुराना हो गया है, लोग मूवी यानी फिल्मों को देखने लगे हैं, तो फिल्में ज्यादा लोकप्रिय हो रही थी, तो थिएटर क्या दिखाएगा, वही दिखाएगा जो ज्यादा लोकप्रिय है। आगे देखते हैं क्या होता है। लोगों ने नाटक देखना कर दिया बंद और फिल्में देखना कर दिया शुरू, ठीक है, ये हमने समझ लिया है। सिनेमा निर्माण से पहले ही लोकप्रियता, यानी सिनेमा अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है अच्छे से, और यहाँ पे इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया है, बहुत ही फेमस हो गया है। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय भारत में फिल्म का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ था, बाहर बनती थी फिल्में, ठीक है, फिर भी फिल्मों का प्रारंभ जो था इतना गहरा था कि लोगों की रुचि नाटकों से हटकर सिनेमा की ओर मुड़ गई। यानी इतना ज्यादा इंटरेस्ट लोगों में हुआ फिल्मों को देखने के प्रति कि नाटक से उनका इंटरेस्ट खत्म, अब वो फिल्मों को देखना पसंद करने लगे। इससे ये क्लियर हो जाता है कि सिनेमा ने शुरुआत से ही कहीं ना कहीं जो इंडियन लोग थे, ठीक है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी, इसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब लोकप्रिय हो चुकी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को प्रभावित करा इसने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, समझना है। यहाँ तक आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, मैं नहीं मानता कि यहाँ पे कुछ भी मुश्किल था। आगे इससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है, आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा चैप्टर, आपको बहुत मजा आएगा। तो देखिए भारत में सिनेमा का विकास होना शुरू होगा, और कैसे होता है इसको देखते हैं, 1912 से लेकर 1931। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, जब भी मैं आपको ये टाइम पीरियड बताता हूँ तो आपको दो कैटेगरी में बांट देना है उस टाइम पीरियड को। कैसे? 1947 लिख देना है, और आपको ये देखना है 1947 से या तो पहले होगी वो चीज
या फिर 1947 के बाद होगी। तो ये क्या है, ये 1947 से पहले है, यानी 1947 से पहले का मतलब क्या है, इस समय देश गुलाम है, अंग्रेजों का गुलाम है, हमको आज़ादी नहीं मिली है, ठीक है, अंग्रेजों का राज है। तो बस दिमाग में ये बिठा के रखना, अंग्रेजों का राज है, तो कैसा समाज रहा होगा आप समझ चुके हो, और वही चीज़ें कहीं ना कहीं हमें फिल्मों में दिखेंगी आने वाले समय में, ठीक। बात करते हैं पहली भारतीय फीचर फिल्म पुंडलिक की, ठीक है। ये जो पहली भारतीय फीचर फिल्म है पुंडलिक 1912 में, इसको किसने बनाया था, इसको आरजी तोड़ने ने बनाया था और एनजी चित्रे, इन्होंने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। इसको पहली भारतीय फीचर फिल्म कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से मानी नहीं जाती। क्यों नहीं मानते लोग इसको, इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये पूर्ण रूप से भारतीय फिल्म नहीं माना गया इसको, क्योंकि इसमें जो तकनीकी निर्माण था वो कहीं ना कहीं विदेशी सहयोग से हुआ था, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है, भारतीय नहीं माना जाएगा, क्योंकि बाहर की इसमें कहीं ना कहीं हेल्प ली गई है, ठीक है, विदेशी मदद ली गई है, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, दादा साहेब फाल्के, ठीक है, दादा साहेब फाल्के जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत करी है इन्होंने और बहुत सारी फिल्में उस समय में बनाई थी जो कि काफी ज्यादा चली थी, ठीक है। तो भारत की जो पहली पूर्ण भारतीय फीचर फिल्म है जिसको भारतीय डायरेक्टर ने बनाया और पूरी तरीके से भारतीय सहयोग से बनाया, ठीक है, इसका गौरव किसको जाता है, ढूंढीराज गोविंद फाल्के, इनको हम दादा साहेब फाल्के के नाम से जानते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या करा, 1913 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये फिल्म इन्होंने बनाई थी जो कि भारतीय सिनेमा का वास्तविक शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, कि हमारी जो इंडियन फिल्म जो है इसकी शुरुआत जो होती है वो इस वाली फिल्म से होती है, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। अब ये एक चीज याद रखना, ये सारी फिल्में साइलेंट मूवी होती है, यानी ऑडियो नहीं होती है, ऑडियो नहीं आई है अभी फिल्म में, चलचित्र है, केवल चलती हुई फिल्में दिखाई देती है, हिलते डुलते लोग दिखाई देते हैं, उनकी एक्टिंग दिखाई देती है, लेकिन आवाज नहीं होती है, ठीक है, मूक होती है। आगे चलते हैं, तो ये कुछ ऐसा पोस्टर था राजा हरिश्चंद्र फिल्म का, ठीक है, फाल्के जी के द्वारा बनाया गया था। तो फाल्के ने भारतीय परंपरा, भारत का जो कल्चर है, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, इनको फिल्मों का आधार बनाया, ठीक है। इन्होंने भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान ऐसी फिल्में बनाई जो कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं को दिखाती है, ठीक है। इन्होंने आगे चलकर लगभग लगभग 100 फिल्मों का निर्माण कर दिया, जिसमें इनकी ये कुछ फिल्में हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस फिल्में हैं, ठीक है। इन फिल्मों को वो लंदन भी ले गए, जहां इन्हें बहुत ज्यादा सराहा गया और बहुत ज्यादा इनको अच्छा माना गया, ठीक है, उसकी तारीफ की गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाल्के की प्रमुख उपलब्धियां, जो दादा साहेब फाल्के थे इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है इसको देखते हैं। इन्होंने भारत में सिनेमा के लिए ठोस नींव रखी, सन 1917 में राजा हरिश्चंद्र का नवीन संस्करण बनाया, ठीक है, दोबारा से राजा हरिश्चंद्र का एक नया संस्करण बनाया इन्होंने। फिर इसी वर्ष इन्होंने क्या करा, लंका दहन बना दी, जो कलात्मक और व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से काफी सफल रही, लोगों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया, ठीक है। तो ये था सन 1932 में उनकी अंतिम मूक फिल्म सेतु बंधन आई थी, ठीक है। यह अंतिम मूक फिल्म यानी साइलेंट मूवी है, आवाज नहीं है इसमें, सेतु बंधन मूवी आई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद इन्होंने सवाक फिल्मों का निर्माण करा। अब सवाक फिल्में यानी जो टॉकीज फिल्में हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें ऑडियो आ गई है, यानी कि इसमें आपको लोग तो दिखेंगे, वो बोलते हुए भी दिखेंगे, डायलॉग्स भी दिखेंगे, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले कौन सी फिल्में आई थी, वो साइलेंट फिल्में हुआ करती थी। अब साइलेंट फिल्मों का दौर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो फिल्में बन रही है वो सवाक फिल्में बन रही है, जिसमें कि बोला जाता है, ठीक है। इन सभी फिल्मों का विषय जो था वो पौराणिक कथाओं पे आधारित था, पौराणिक कथाएं हो जाती थी, ठीक है, हनुमान जी पे कोई कथा हो गई या किसी अन्य चीज पे कोई कथा हो गई, इस तरीके की फिल्में उस समय में बनाई जाती थी। मूक युग से सवाक युग की ओर, यानी हम उस समय को छोड़ चुके हैं जब साइलेंट फिल्में बनती थी, अब सवाक युग की ओर चल दी है, ठीक है। यहाँ से अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा और आगे देखो क्या क्या होता है। भारत में मूक फिल्मों का जो दौर था 1913 से 1931 तक चला था, ठीक है। इस दौरान जो कलाकार होते थे, जो जो फिल्मों में जो रोल निभाते थे, वो एक्टिंग करते थे, ठीक है। एक्टिंग के माध्यम से ही वो अपने भाव को व्यक्त करते थे, उसमें कोई डायलॉग्स नहीं होते थे। तो पहले ऐसा होता था, ऑडियो तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, ठीक है, पहले के समय में। आगे देखो, पहली बोलती फिल्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1931 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आलम आरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1931 में ये आरदेशिर ईरानी जो थे, इन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म बनाई थी जिसको आलम आरा जिसका नाम था। अब इस फिल्म में क्या है, आपको ऑडियो भी देखने को मिलती है, यानी कि ये साइलेंट मूवी नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, पेपर में पूछा जाएगा
आलम आरा जो है ये जो फिल्म थी ये हिंदी भाषा में थी। ये नेशनल लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं हिंदी के प्रसार का प्रतीक बनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदी जो थी वो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। हालांकि देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, साउथ में अलग भाषाएं, नॉर्थ में हर जगह अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी ज़्यादातर जनता बोलती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी वर्ष ईरानी ने क्या करा, दक्षिण भारत में यानी साउथ में काली देवी का दास भक्त एक मूवी बनाई, काली देवी का दास भक्त, जो कि 3 भाषाओं में, ठीक है, तमिल, तेलुगु और हिंदी, इसमें इसको क्या किया गया, डब किया गया। यहां से हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि पहले जो मूवी बनती थी वो पूरी तरीके से साइलेंट होती थी, फिर जो मूवी बनने लगी उसमें ऑडियो आने लगा, यानी कि अब आवाज़ आ जाती है उसमें, ठीक है, अब उसमें बोल सकते हैं, डायलॉग वगैरह सब होने लगा। फिर हमने क्या देखा, एक दौर ऐसा आया जब फिल्म को अलग अलग लैंग्वेज में डब किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग भाषाओं में डबिंग भी शुरू हो गई है। तो हमने ये देखा इस तरीके से भारतीय सिनेमा का विकास हो रहा है। आगे देखते हैं। ये भारत की पहली बहुभाषी फिल्म बनी थी जो अलग अलग लैंग्वेज में डब की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिनेमा और राष्ट्रीय चेतना। उस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चरण पे था। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी आप किसी चरण को, किसी समय को पढ़ रहे हो तो आपको ये देखना है वो 1947 से पहले का है या 1947 के बाद का है। अब ये हम घटनाएं पढ़ रहे हैं 1931 के आसपास की, तो आज़ादी से पहले का है, यानी अंग्रेजों का राज है। अंग्रेजों का राज है तो उस समय में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। ठीक है, आप उसमें चंपारण का आंदोलन देखोगे, आप उसमें असहयोग आंदोलन देखोगे, ये सारा हो रहा था उसी समय में। जो नमक यात्रा वगैरह थी ये सब होने लगी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कई सारे आंदोलन चल रहे थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन इस समय में चल रहे थे, लोग अंग्रेजों के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। तो समाज में माहौल कैसा चल रहा है, अंग्रेज हैं जिनका शासन चल रहा है जो कि बेकार शासन है, लोगों को कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा है, ये था समाज में। तो फिल्में जो बनाई गई होंगी कहीं ना कहीं बाद में उसमें ये चीज़ दिखेगी। ठीक है, तो सिनेमा ने भी राजनीति और समाज की आवश्यकता के अनुसार, यानी सिनेमा ने समझा कि देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, ठीक है, उसके अनुसार राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया और जनता में देशभक्ति और एकता की भावना को मजबूत करा। ठीक है, फिल्में भी ऐसी बनने लगी जिससे कि लोग कहीं ना कहीं देशभक्ति वाली भावना उनमें जगे, ठीक है, एकता की भावना उनमें जगे। तो ये था। तो ये हमने पढ़ लिया 1931 के आसपास। अब बात करेंगे हिंदी सिनेमा का चौथा दशक, यानी 1940 से लेके 1950 तक। इस दशक में क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हो गया था, यानी 1940 से 50 के बीच में बात करें तो 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हो चुका है। ठीक है, तो हमें ये भी समझना है। अब देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हो जाती है सिनेमा की नई शुरुआत। 1940 का दशक जो था हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था ये। अब फिल्में जो थी वो बोलने वाली होने लगी थी। मैंने आपको बता दिया था कि फिल्में जो है इसमें ऑडियो आने लगी है। ठीक है, और इसके साथ ही सिनेमा में कुछ नए तत्व जुड़ गए थे, यानी नई नई चीज़ों को सिनेमा में शामिल किया गया। वो नए तत्व क्या थे, जैसे कि देखो फिल्मों में अब गीत यानी कि गाने होने लगे थे, संगीत यानी कि म्यूजिक आने लगा था, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सब होता था। ठीक है, पृष्ठभूमि ध्वनि यानी जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक ये भी होता था। डायलॉग्स होते थे उसमें, अभिनय यानी एक्टिंग तो होती थी। ये सारी चीज़ें फिल्मों में होने लगी। इन सब ने कहीं ना कहीं फिल्मों को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई से जुड़ा हुआ कला का माध्यम बना दिया। यानी लोग जो थे ना फिल्मों को जब देखते थे तो उनको फिल्मों में सब कुछ मिलता था। उनको फिल्मों में डायलॉग मिलते थे, उनको वहाँ पे डांस देखने को मिलता था, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता था और अभिनय होता था, यानी एक्टिंग तो होती ही थी फिल्मों में। तो ये सब चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं मनोरंजन तो उनका हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी उससे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन आ रहा है हमारी फिल्मों में। अब तकनीकी और कलात्मक विकास भी कहीं ना कहीं हो रहा है। यानी इस समय में जो फिल्में बन रही हैं उसमें तकनीकी सुधार भी हो गया है, क्योंकि अब फिल्में बनाना सीख चुके हैं धीरे धीरे। कहाँ मूक पे थे, फिर मूक से सवाक फिल्मों पे आए, फिर डबिंग पे आ गए। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे समय बढ़ा तो कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल जो सुधार थे वो भी होने लगे। कैमरा की क्वालिटी हो गई या ध्वनि रिकॉर्डिंग हो गई या प्रकाश व्यवस्था हो गई, सेट का डिजाइन करना हो गया, ये सब पहले के मुकाबले में उन्नत हो गया, यानी बेहतरीन होने लगा। ठीक है, इसके साथ ही फिल्मों के विषय और विचार भी अब पहले से ज़्यादा मैच्योर होने लगे थे और यथार्थपरक यानी कि रियलिटी फिल्मों में दिखाई जाने लगी थी। ठीक है, मैच्योर कंटेंट हो रहा था, महत्वपूर्ण मुद्दों पे फिल्में बन रही थी और सीरियस मुद्दों पे फिल्में बन रही थी। इसके अलावा रियलिटी दिखाई जाने लगी थी जो समाज में हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि इस समय में जो फिल्में बनाई जाती थी उसमें कैमरा क्वालिटी अच्छी हो गई, रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी हो गई, ठीक है, उसमें ऑडियो की क्वालिटी अच्छी हो गई, यानी और मुद्दे उसमें जो टॉपिक लिए जाते हैं, कंटेंट लिया जाता है, विषय वस्तु जो है वो भी बहुत सीरियस हो गई थी। अब इसी समय नई हस्तियों का उदय हो रहा था, क्योंकि इस समय में कई ऐसे महत्वपूर्ण हस्तियां थी जो कि उभरी
और इन्होंने केवल अपनी प्रतिभा से नाम कमाया, ठीक है, केवल नाम नहीं कमाया बल्कि समाज में नई सोच और चेतना भी ये लेकर आए। यानी ऐसे ऐसे एक्टर आ रहे थे जो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, ऐसे डायरेक्टर भी आ रहे थे जो अच्छे अच्छे टॉपिक पे फिल्में बनाने लगे थे। तो इन कलाकारों और निर्माताओं ने फिल्मों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पे फिल्में बनाई, जैसे समाज में गरीबी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, उत्पीड़न हो रहा है, ठीक है, जो भी मुद्दे थे सारे मुद्दों पे इन्होंने फिल्में बनानी शुरू करी। स्वतंत्रता संग्राम की भावना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भावना, इस तरह की चीजें भी फिल्मों में देखने को मिलती है, ठीक है। मानवीय संवेदनाओं पे, इमोशनल जो टॉपिक होते हैं उस पे फिल्में बनानी शुरू कर दी। नेक्स्ट है सामाजिक चेतना का विकास। इस दौर में सिनेमा ने दर्शकों को यानी ऑडियंस को कहीं ना कहीं उनके अंदर राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समानता और नैतिक मूल्यों की भावना को मजबूत किया। फिल्में अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज की अभिव्यक्ति बन चुकी थी, ठीक है। समाज में जो चल रहा था वो चीजें फिल्मों के जरिए हमको यहाँ पे दिखाई जाने लगी थी, ठीक है। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे समाज में आ रहा था। अगला टॉपिक है भारतीय सिनेमा का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ। तो 1930-40 का दशक जो था हम देख चुके हैं। यहाँ पे क्या था, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ यानी 1930-40 के समय में अगर हम देखें तो उस समय में हमारा समाज कैसा था, समाज में प्रथाएं क्या थी, लोगों के साथ समस्याएं क्या थी, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो सामाजिक स्थिति की बात करें तो इस समय में हमारे समाज में अंध परंपराएं यानी अंधविश्वास बहुत था, रूढ़िवादिता बहुत थी, यानी लोग पुरानी चीज़ों को बहुत मानते थे। कई चीज़ ऐसे जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है लेकिन फिर भी लोग मानते थे, ऐसी चीज़ें बहुत थी। स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी समाज में, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं समान अधिकार नहीं मिले हुए थे। पितृसत्तात्मक समाज था, समाज में बहुत सारी कमियां थी। तो फिल्मों में यही दिखाया जाने लगा। दलित जो थे और निम्न वर्ग के जो लोग थे कहीं ना कहीं उनको बहिष्कृत कर दिया जाता था, उपेक्षित किया जाता था, इग्नोर किया जाता था, छुआछूत की समस्या थी समाज में, ठीक है। समाज में सामाजिक अन्याय था, असमानता थी। तो ये सारी समस्या हमारे समाज में थी। तो उन्होंने, जो डायरेक्टर होते थे, उन्होंने इसको मेन थीम बना लिया। यानी फिल्म जो बन रही है वो किस पे बन रही है, किसी दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं पे असमानता को दिखाया जा रहा है, कहीं पे गरीबी को दिखाया जा रहा है, कहीं पे अंधविश्वास को दिखाया जा रहा है, कहीं पे रूढ़िवादिता को दिखाया जा रहा है। यानी जो समाज में चल रहा था वही चीजें फिल्मों में आ गई, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि समाज का फिल्मों से बहुत ज्यादा रिश्ता होता है, गहरा रिश्ता होता है, ठीक है। अब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति क्या थी, अब अंग्रेजों का शासन है, उस समय देश में गरीबी ज्यादा है, भूखमरी से लोग जूझ रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश शासन है। आर्थिक नीतियों ने कहीं ना कहीं किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों की जो हालत है उसको बिगाड़ के रखा हुआ है। फिल्मों ने इन गरीब तबकों को की जो पीड़ा थी, इनका जो संघर्ष था, जीवन में इनके जो समस्याएं थी उसको पर्दे पर जीवंत करा। यानी कि फिल्मों के जरिए इन लोगों की समस्याओं को जनता के सामने रखा, ठीक है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी ये बताया। राजनीतिक स्थिति क्या थी, आप सभी जानते हैं कि शासन किसका था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ठीक है, यानी अंग्रेजों का शासन था। और स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, यानी कि लोग आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, देश भर में आज़ादी की लहर चल रही थी। इसलिए फिल्मों में भी देशभक्ति और सामाजिक जागरण की भावना कहीं ना कहीं आपको झलकने लगेगी, ठीक है। आप उस समय की फिल्में देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी। नेक्स्ट है प्रभात फिल्म कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। इस दौर की सबसे प्रमुख फिल्म संस्था थी ये, जिसको कहा जाता है प्रभात फिल्म कंपनी, ठीक है, जिसने पौराणिक विषय जो थे उसके साथ साथ समकालीन सामाजिक समस्या, पौराणिक विषयों पे तो फिल्में बनाते थे ये लोग, लेकिन जो उस समय समाज में जो समस्या चल रही थी, समकालीन समस्या, चाहे वो गरीबी की हो, अंधविश्वास की हो, या अंग्रेजों के द्वारा लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा हो, हर मुद्दे पे ये क्या करते थे, फिल्में बनाते थे। इस कंपनी के प्रमुख निर्देशक कौन थे, कौन कौन से लोग थे इसमें, वी शांताराम हो गए, केशव धायबर हो गए, ठीक है, दामले फतेलाल हो गए, के नारायण काले हो गए। ये सारे क्या थे, इसमें निर्देशक थे जो कि फिल्में बनाया करते थे। इन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई थी, जैसे कि अयोध्या का राजा हो गई, अमृत मंथन, दुनिया ना माने, आदमी, पड़ोसी, ये कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं जो इसने प्रभात कंपनी ने बनाई है, ठीक है। आप इनके पोस्टर मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो महत्वपूर्ण फिल्में हैं। अब इन फिल्मों में क्या दिखाया गया है पहले से ये देखते हैं। तो सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म, जो समाज को एक संदेश देती है, जिस फिल्म का नाम है दुनिया ना माने, 1937, ठीक है। इसमें अनमेल विवाह दिखाया गया है, यानी बाल विवाह और महिला का शोषण, यानी कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था और महिला का किस प्रकार से शोषण होता था। समाज में ये चीज़ें चलती थी, कम उम्र में ही शादी होती थी, तो इसमें ये दर्शाया गया है। और कहीं ना कहीं इमोशनल मूवी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगली फिल्म है आदमी, 1939 की। इसमें प्रेम के मानवीय रूप का प्रस्तुतिकरण किया गया है, ठीक है, जो प्रेम का मानवीय रूप है ये दिखाया गया है।
और संदेश ये है कि असफलता गिरने में नहीं बल्कि फिर से उठने और दूसरों के लिए समर्पण में है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के साथ कुछ गलत हो जाता है या कोई उनके जीवन में दुखदायी घटना हो जाती है तो वो टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया गया है ऐसा नहीं करना, अगर असफलता मिलती है, ठीक है, तो उससे उठना है, आगे उभरना है। तो ये इस मूवी का संदेश है। तो इस समय में ऐसी ऐसी फिल्में बनती थी। फिर एक फिल्म आई थी पड़ोसी 1941, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है शांताराम का आगे का योगदान। तो पड़ोसी के बाद वी शांताराम जो थे, इन्होंने प्रभात कंपनी छोड़कर अपना नया स्टूडियो राजकमल कला मंदिर स्थापित करा था और वहां शकुंतला जैसी प्रसिद्ध फिल्में जो थी इन्होंने बनाई है और इन्होंने ही ये शकुंतला प्रसिद्ध फिल्म दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण फिल्में इसी काल में। बसंत हो गई, ठीक है, संगीत, रोटी, अपना घर, भरत मिलाप, ये कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं। अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा का पांचवा दशक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था, एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि जो भी फिल्में आप देखना है आपको इस नजरिए से देखना है, क्या वो आज़ादी से पहले बनी या वो आज़ादी के बाद बनी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है बिल्कुल। तो दूसरा विश्व युद्ध का क्या प्रभाव हुआ, आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध जो था 1939 से 1945 तक चला था। इससे दुनिया में कहीं ना कहीं तबाही मच गई थी। अब दुनिया में तबाही मच गई है तो क्या फिल्मों के लिए ये अच्छा समय रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। फिल्मों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो देखिए सन 1939 से लेकर 1945 जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इस समय में भारत का जो सिनेमा उद्योग था, यानी भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री थी, वो भी इससे प्रभावित हुई। क्योंकि जो युद्ध काल था, युद्ध का समय था, इस समय फिल्म निर्माण की जो गति थी वो धीमी पड़ गई थी। यानी पहले जो फिल्में बहुत तेजी से बन रही थी, अब वो इस समय में नहीं बन पा रही हैं। दुनिया जो है वो युद्ध में लगी हुई है, ठीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के पास संसाधनों की कमी थी, आर्थिक संकट था, क्योंकि फिल्म जो होती है वो बहुत पैसा लगा के बनाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है उसमें, एक आदमी नहीं बना रहा होता है। उसमें एक्टर होंगे, एक्ट्रेस होंगी, पूरी टीम वर्क होता है, ठीक है, टीम मिलकर बनाती है। तो ऐसे में फंड चाहिए, पैसा चाहिए, और आर्थिक संकट था, ठीक है, कच्चे माल की कमी, क्योंकि उस समय ज़्यादातर फिल्में होती थी सेट बना के की जाती थी, ठीक है, कोई सेट बना दिया जाता था, उसके अंदर शूटिंग वगैरह होती थी, ज़्यादातर ऐसे होता था। तो इसकी वजह से इस समय में क्या हुआ, फिल्में जो थी बहुत ही कम बनी, ठीक है। अब एक फिल्म की बात करते हैं, किस्मत 1943 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है, कभी मौका मिले तो इस फिल्म को देखना, बहुत अच्छी फिल्म है। इस कठिन समय में ज्ञान मुखर्जी के द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था किस्मत, ठीक है। इसने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। इस फिल्म में एक बहुत ही ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट देशभक्ति गीत है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना जगाने का वाला ये गीत था। क्योंकि देखो यहाँ पे दुनिया वालों दूर हटो से क्या मतलब है, अंग्रेजों की तरफ इशारा चल रहा है कि हिंदुस्तान हमारा है, हटो यहाँ से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ रही थी। नए सितारों का आगमन, इसी दौर में जो हिंदी सिनेमा है, इसको नए नए कलाकार मिल रहे थे। इन्होंने क्या करा, आने वाले दशकों में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखोगे दिलीप कुमार हो जाएंगे, ठीक है, राजकुमार देवानंद हो जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एक्टर हैं, आगे देखते हैं। दिलीप कुमार की एक मूवी आई थी जो बहुत ज्यादा फेमस है, ज्वार भाटा, बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। इसके बाद ये ट्रेजिडी किंग कहलाने लगे थे। राज कपूर की फिल्म फिल्म आई थी नील कमल, ठीक है, इसमें इन्होंने अभिनय की शुरुआत करी थी और इनको शोमैन के रूप में जाना जाने लगा था। देवानंद की बात करें अगर, तो देवानंद की एक फिल्म आई थी जिनका जिसका नाम है हम सब एक हैं। इसने कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे ये जाने जाने लगे थे एक रोमांटिक हीरो के थे, ठीक है। देवानंद को एक रोमांटिक हीरो की पहचान मिली थी इस मूवी से। इन तीनों ये जो तीनों कलाकार हैं आगे चलकर त्रिमूर्ति के रूप में भारतीय सिनेमा पर दशकों तक अपना प्रभाव रखा, ठीक है। तो आगे आने वाली बहुत सारी फिल्में जो थी उसमें ये तीनों एक्टर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे थे और लंबे समय तक इनकी फिल्में बहुत अच्छी मानी जाती रही है, ठीक है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद, 1947 के बाद, आज़ादी के बाद क्या होता है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। अब अंग्रेजों का शासन जो था वो कहीं ना कहीं जा चुका है। तो जो उन्होंने बैन लगा रखे थे फिल्मों पे, वो बैन भी हट चुके हैं क्योंकि अंग्रेज चले गए हैं। तो इससे भारतीय सिनेमा में स्वतंत्रता और नवजीवन का दौर शुरू हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो अंग्रेजों के समय में उन पे फिल्म नहीं बनाई जा सकती थी,
लेकिन अब कोई बंदिश नहीं है, कोई बैन नहीं है, अब जैसी मर्जी वैसी फिल्में बनाई जा सकती है, ठीक है, जिन मुद्दों पे चाहो उस पे फिल्में बनाई जा सकती हैं। तो फिल्मों में अब स्वतंत्र भारत की भावनाएं जो थी वो देखने को मिलने लगी, स्वतंत्रता का संघर्ष देखने को मिला, ठीक है। अब बात करते हैं लोकप्रिय सिनेमा का उदय। 1950 के दशक तक आते आते, 1950 के आसपास आते आते, अब हम देश आज़ाद हो चुका है, 1950 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, 1947 में आज़ाद हो रहा है, अब धीरे धीरे 1950 के आसपास आ रहे हैं। तब देखो क्या क्या हो रहा है, हिंदी सिनेमा में लोकप्रिय मनोरंजन शैली विकसित हुई। इसमें एक नया तरीका फिल्मों में विकसित हुआ। क्या तरीका? आप देखोगे उस समय लोग ना पसंद करने लगे थे कुछ नई चीज़ों को, जैसे नायक नायिका का प्रेम। इसमें जो फिल्में बनने लग रही थी वो रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसमें हीरो हीरोइन उनके बीच में प्यार, ये सब दिखाया जाने लगा था। फिल्मों में खलनायक की भूमिका, आप देखते हो हर फिल्म में कोई ना कोई गुंडा होता था, खलनायक होता था, अमरीश पुरी वगैरह जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, ठीक है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी फिल्मों में, ये सब था। कॉमेडी और हास्य पात्र, यानी हर फिल्म में आपको कॉमेडियन दिख जाएगा कोई ना कोई। आप पुरानी फिल्मों में देखोगे तो आपको दिखेगा, जैसे महमूद वगैरह हो गए, कुछ कॉमेडियन हैं जो कि बहुत अच्छी मतलब एक्टिंग करते थे और हर फिल्म में कहीं ना कहीं कॉमेडी डालते थे, ठीक है। फिर डांस वगैरह आने लगा था, विदेशी फिल्मों की नकल भी होने लगी थी, चकाचौंध को फिल्मों में दिखाया जाने लगा था। तो ये कुछ नई चीजें थी जो कि 1950 के आसपास तक हमारी फिल्मों में आ गई थी, ठीक है। इससे पहले की फिल्में अलग मुद्दे पे चल रही थी, अब क्या है चकाचौंध वगैरह ये सब दिखाया जाने लगा है। तो ये सब फिल्म जो है ये लोकप्रिय सिनेमा यानी पॉपुलर सिनेमा कहलाने लगा था, क्योंकि ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। दर्शकों के मनोरंजन का मुख्य साधन जो थी इस समय में ये फिल्में बन चुकी थी। अब बात करते हैं भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे सिनेमा में, 1950 से 60 का दशक काफी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। तो देखिए इस समय क्या हो रहा था, कलात्मक और सामाजिक फिल्मों का दौर था। 1950 का दशक जो है भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है, इसको गोल्डन एरा कहा जाता है। इस दौर में क्या था, ऐसी फिल्में बन रही थी जिसमें कला आपको दिखेगी, सामाजिक संदेश देखने को मिलेगा, यानी कि समाज को कोई संदेश मिलता होगा, यथार्थ का अद्भुत संतुलन, यानी आपको रियलिटी भी दिखेगी, समाज की जो सच्चाई है वो भी आपको दिखेगी, कला भी दिखेगी, ठीक है, संदेश भी आपको दिखेगा। इन फिल्मों ने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कहीं ना कहीं अपना नाम कमाया था। तो ये 1950 का दशक बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण फिल्मों की बात करें तो 1951 में आई थी आवारा, ठीक है, राज कपूर की फिल्म है, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय फिल्म है, बहुत ही फेमस फिल्म है। इसमें वर्ग भेद दिखाया गया है और नैतिक संघर्ष दिखाया गया है, ठीक है, वर्ग भेद दिखाया गया है। इसके बाद एक मूवी आई थी 1953 में जिसका नाम था 2 बीघा जमीन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें किसान जो होते हैं, किसान लोगों का जो जीवन है, उस जीवन में जो त्रासदी होती है वो दिखाया गया है, यथार्थवादी सिनेमा, कहीं ना कहीं समाज की सच्चाई आपको इसमें देखने को मिलती है। फिर फिल्म आई 1954 में मिर्जा गालिब, ठीक है, ये उर्दू शायर जो थे इनके जीवन पे आधारित फिल्म थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, ठीक है, आप इसको देख सकें। और ये फिल्म जो है ये काफ़ी अच्छी है, मैंने देखी हुई है तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, प्यासा मूवी। तो ये बहुत ही इमोशनल मूवी है, ठीक है। इसमें ये दिखाया गया है कि समाज जो है ना कैसे मतलब किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, और अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेगी। फिर एक फिल्म आती है हम पंछी एक डाल के 1957 में, इसमें बाल मनोविज्ञान और सामाजिक जो समरसता है इसके बारे में दिखाया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म ये भी थी। फिर दो आंखें 12 हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, इसमें अपराधियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये फिल्म जो थी राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीता था, इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है। फिर नया दौर मूवी आती है, इसमें मशीन युग में, यानी जब मशीनें आने लग जाती है तो उसमें मजदूरों के साथ कैसा होता है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, उन पर क्या असर पड़ता है, ये चीज़ें दिखाई गई है। फिर मदर इंडिया जो कि बहुत फेमस मूवी है, ठीक है, और ऑस्कर के लिए भी नामांकित होने वाली पहली फिल्म है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। भारतीय नारी का त्याग और संघर्ष आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। तो 1950 से 60 के बीच में बहुत जबरदस्त फिल्में आई थी जो कि आपने यहाँ पे देखा है। फिर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सत्यजीत राय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। सत्यजीत राय जो थे ये भारतीय सिनेमा के वैश्विक पहचान के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सिनेमा को इस लेवल पे पहुंचाया कि आप सोच भी नहीं सकते कि इनकी जो फिल्में थी वो कितनी बेहतरीन फिल्में थी, ठीक है। और देखो इस युग में बंगाल के महान फिल्मकार जो है सत्यजीत राय, इनका आगमन हुआ था, इन्होंने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई, यानी इंटरनेशनल लेवल पे भारतीय सिनेमा को इन्होंने, ठीक है, उसको उस पर 4 चांद लगवा दिया, आप ये मान लो, इतना फेमस कर दिया। इनकी एक सीरीज थी 3 फिल्मों की, 3 फिल्मों की नाम सीरीज थी जिसका नाम है अप्पू ट्रिलॉजी, ठीक है। इसमें पाथेर पांचाली हो गया, या अपराजितो हो गया, अपूर संसार हो गया, ये 3 फिल्में आई थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस फिल्में हैं।
इन फिल्मों ने भारत के जो ग्रामीण जीवन है, गांव का जो जीवन होता है, गांव की लाइफ, उसको दिखाया। संवेदना के साथ दुनिया के सामने इन्होंने भारत की जो इंडियन जो विलेज होते हैं उसकी लाइफ को दिखाया। इन फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को कलात्मक यथार्थवाद की दिशा दी। बिल्कुल इसमें दिखाया कि किस तरीके से जो समाज की जो सच्चाई है वो इसमें दिखाई गई है फिल्मों के जरिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सितारों का युग, इस काल में कुछ महान अभिनेता और अभिनेत्रियों का दौर भी कहा जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो एक्टर थे वो इस समय में हुए, जैसे दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, सुनील दत्त, बलराज साहनी, गुरुदत्त, ये सब थे, ठीक है। ये सारे एक्टर थे, आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक बार देख लीजिए। इसके बाद कुछ हीरोइन यानी अभिनेत्रियां, एक्ट्रेस भी रही हैं, जैसे मीना कुमारी, नूतन, नरगिस, वहीदा रहमान, ठीक है, वैजंती माला। ये सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने इस समय फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा को कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण फिल्में इन्होंने दी हैं, ठीक है। आप इनको देख सकते हो। आगे देखते हैं, राजश्री प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पारिवारिक सिनेमा, 1947 में राजश्री प्रोडक्शन जो है इसकी स्थापना होती है। और ये याद रखना, इसी साल हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में, इसी समय ही आया है, तो हमें ऐसे ही याद रहेगा। इस संस्था ने क्या करा, पारिवारिक मूल्यों, संस्कारों और नैतिकता पे आधारित फिल्में बनाई। यानी इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो पारिवारिक जो मूल्य होते हैं, ठीक है, नैतिकता, समाज में जो चल रहा है उसके ऊपर फिल्में बनाई। दोस्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, बहुत ही इमोशनल फिल्म है। कभी आपको टाइम मिले तो दोस्ती मूवी देखना, ठीक है, रुला देगी आपको ऐसी फिल्में। जीवन मृत्यु, चित्तचोर, ये बहुत फेमस फिल्में हैं इनकी। फिर बात करते हैं अगले दशक की, यानी छठा दशक, 1960 से लेके 1970 तक क्या होता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, इसको देखते हैं। तो 60 का दशक जो है ना, ये भव्यता और क्लासिक फिल्मों का दौर था, क्योंकि इस समय में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था, ठीक है, मुगले आजम। तो ये जो मुगले आजम फिल्म इस समय में आई थी, ये इसमें एक ऐसा सेट बनाया गया था, लग्जरी सेट था, बहुत पैसा लगाया गया इस फिल्म में, और ये फिल्म बहुत ज़्यादा चली थी, ठीक है। तो सन 1960 के दशक में भारतीय सिनेमा में भव्यता आ गई थी, लग्जरीपन और चकाचौंध दिखाया जाने लगा था। संगीत, अभिनय भी बहुत बेहतरीन हो गया था इस समय में, ठीक है, एक्टिंग वगैरह बहुत अच्छी हो गई थी। इस दौर की सबसे जो प्रसिद्ध फिल्में थी उसमें आ जाता है नाम मुगले आजम का, बहुत फेमस फिल्म रही है। ये फिल्म जो है अपने भव्य सेट के लिए जानी जाती है, बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती है, और अच्छे म्यूजिक के लिए जानी जाती है, ठीक है। इसीलिए ये मील का पत्थर साबित हुई, और इसने उस समय की सबसे अधिक कमाई करी, ठीक है, सबसे अधिक कमाई उस समय में करी। और ये फिल्म कहीं ना कहीं दर्शकों के दिल में अमर हो गई, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा था, ठीक है। इसमें भारतीय इससे इस फिल्म से हमको ये भी पता लगा, दुनिया को पता लगा कि भारतीय सिनेमा सिनेमा जो है, इसमें इतिहास, इसमें प्रेम और इसमें नाटक को भी इतने सजीव तरीके से, इतने प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि इस फिल्म ने करके दिखाया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर कुछ महत्वपूर्ण एक्टर हैं वो भी इस समय में आते हैं, जैसे राजेश खन्ना। तो भारत के पहले जो सुपरस्टार माने जाते हैं, 1960 के उत्तरार्ध और 1970 के आरंभ में राजेश खन्ना जो थे, हिंदी सिनेमा में ये आ चुके थे, ठीक है। इन्होंने व्यावसायिक और गंभीर दोनों मुद्दों पे फिल्में बनाई, इन्होंने कॉमर्शियल मूवी भी बनाई है, सीरियस मुद्दों पे भी मूवी बनाई है, ठीक है। दोनों प्रकार की फिल्मों में इन्होंने काम करा है। और इनकी जो सबसे फेमस फिल्में, वैसे तो बहुत सारी फिल्में और सारी फेमस हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आराधना हो गई, कटी पतंग हो गई, आनंद हो गई, खामोशी हो गई, ठीक है, हाथी मेरा साथी वगैरह, ये कुछ फिल्में इनकी रही है। इन फिल्मों में राजेश खन्ना ने संवेदनशील, भावात्मक, मानवीय पात्रों का जीवंत किया है, ठीक है। इन्होंने इमोशनल फिल्में बनाई हैं। इनकी जो मुस्कान थी, इनके जो सीरियस किरदार जब ये निभाते थे, तो कहीं ना कहीं जो दर्शक होते थे, दर्शक बहुत ज़्यादा देखते रह जाते थे, ठीक है, दर्शक इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ये सुपरस्टार रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे इस दौर में, एंग्री यंग मैन के रूप में उनकी छवि बन रही थी। राजेश खन्ना के बाद सिनेमा जगत में एक नया युग शुरू हुआ था, जिसको कहा जाता है अमिताभ बच्चन का युग, ठीक है। राजेश खन्ना के बाद इन्होंने अपनी पहली फिल्म जो थी सात हिंदुस्तानी से सिनेमा में एंट्री ली थी, और बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं ये। लेकिन असली पहचान जो इनको मिली थी वो मिली थी जंजीर, जो कि 1973 में इनकी एक मूवी आई थी। इसके बाद उनकी फिल्में जैसे दीवार हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस मूवी है, त्रिशूल हो गई, शोले आपने जरूर देखी होगी, इंडिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शोले का नाम आता है, ठीक है, सुहाग, और ये सारी फिल्में जो है सुपर हिट हुई हैं इनकी, ठीक है। तो इन्होंने भारत के सिनेमा में बहुत महत्वपूर्ण, आप ये कह सकते हो कि योगदान दिया है,
और इन्होंने इतनी सारी सुपर हिट फिल्में दी हैं कि इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़े भी हैं, ठीक है। सफलता के चरम पे पहुंच गए थे अमिताभ। एंग्री यंग मैन की इनकी छवि थी। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में नायक जो है एक विद्रोही और एक गुस्से वाले रूप में, आक्रोशपूर्ण व्यक्ति के रूप में आपको दिखेगा, ठीक है। जो समाज में जो लोग अन्याय हो रहा है, उस अन्याय वाली व्यवस्था से लड़ते हुए आपको नायक दिखेगा, यानी हीरो दिखेगा। उसी ये जो छवि थी उस दौर में युवाओं की निराशा, गुस्से और संघर्ष का प्रतीक बन चुकी थी, ठीक है। क्योंकि भाई यंग जो होते थे उनके अंदर ये चीजें होती थी, तो वही चीज कहीं ना कहीं इनके माध्यम से दिख रही थी। और इस समय में एक और चीज बॉलीवुड में आ चुकी थी, फिल्मों में आ चुकी थी, उसे कहा जाता है एक्शन, ठीक है। यानी कि फिल्मों में लड़ाई झगड़ा आप देखोगे, ढिसुम ढिसुम ढिचक्याऊं ढिचक्याऊं, जो पुरानी फिल्मों में देखने को मिलता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे कलाकारों का दौर आया। ये रोमांटिक नायक यानी एक मतलब रोमांटिक एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने रोमांटिक एक्टर के अलावा इन्होंने साहसी फिल्में, शक्तिशाली और संघर्षशील पात्रों को भी प्रस्तुत किया है। रोमांटिक फिल्में इनकी है, लेकिन इसके अलावा ऐसी फिल्में भी इन्होंने बनाई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं दर्शकों ने इनको बहुत पसंद किया है। तो देखिए अब आ जाता है 1970 से 2000 का समय, ठीक है। इस समय में जो फिल्में आई वो ज़्यादातर रोमांटिक फिल्में होती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फिल्में इस दौर में आपको देखने को मिलती है। और उस समय समाज इन फिल्मों को पसंद कर रहा था। जो यंग लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन फिल्मों के जरिए जुड़ा हुआ महसूस करते थे, ठीक है। तो इस दौर में एक फिल्म आई थी बॉबी, जो कि बहुत फेमस मूवी है, ठीक है, रोमांटिक मूवी है। और इसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कबाड़िया आपको देखने को मिलती हैं। बहुत अच्छी फिल्म थी ये। और ये फिल्म जो थी ना, ये कहीं ना कहीं जो टीन एज के बच्चे होते हैं, ठीक है, उन पे आधारित फिल्म थी। और लोगों को इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित करा। अगर आपको कभी टाइम मिले, आपने अगर देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस फिल्म को एक बार देखना, ठीक है। रोमांटिक मूवी है। और अगर आपने कभी 2-4 बार सच्चा प्यार करा होगा तो आपको ये फिल्म अंदर तक महसूस होगी। अगर नहीं किया होगा तो आपको नहीं शायद समझ में आएगा। पर इस फिल्म को देखना, क्योंकि ये उस दौर की सबसे सुपरहिट मूवी में इसका नाम आता है, ठीक है। इसने कहीं ना कहीं जो यंग होते हैं उनके अंदर स्वतंत्र सोच की एक नई लहर पैदा कर दी थी। फिल्म की कहानी और पात्र जो थे इतने वास्तविक लगे लोगों को कि जो युवा था वो खुद से उनको जोड़कर देखने लगा था, ठीक है। बॉबी फिल्म इतनी सफल हुई थी कि उसके बाद आप ये सोच ही नहीं सकते, मतलब लहर आ गई। जितनी भी फिल्में बन रही थी सब इसी चीज पे बन रही थी, लव स्टोरी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था और आज तक मतलब ये चलता आ रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, रोमांटिक फिल्मों का की नई परंपरा। इसको समझते हैं। बॉबी के बाद भारतीय सिनेमा में प्रेम पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला शुरू हो गई, यानी एक के बाद एक फिल्म आ रही है और सारी प्रेम पे आ रही है, जो कई दशकों तक, ठीक है, चलती रही। इसके बाद एग्जाम्पल है लव स्टोरी आई थी मूवी। ये युवाओं के दिलों को छूने वाली मूवी थी, बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है। अगर आप देखोगे, वैसे मैंने देख रखी है फिल्म, बहुत अच्छी है, ठीक है। कयामत से कयामत तक, आप आमिर खान की ये फिल्म देखोगे, ये भी बहुत अच्छी फिल्म है, आप इसे देख सकते हैं। मैंने प्यार किया, जो कि सलमान खान की थी। कहो ना प्यार है, ठीक है, जो ऋतिक रोशन की आई थी। ये सारी रोमांटिक फिल्में हैं जो अपने अपने दौर में काफ़ी मतलब इन्होंने नाम कमाया है। फिर प्रेम कहानी जो है स्थायी फॉर्मूला, यानी लंबे समय तक चलती रही है। तो बॉबी ने जिस प्रवृत्ति की शुरुआत करी थी वो आने वाले 3 दशकों तक बॉलीवुड के प्रमुख विषय बना रहा। ये मान लो कि जो बॉबी मूवी है वो इतनी ज़्यादा सफल हुई कि 30 साल तक रोमांटिक फिल्में एक के बाद एक आती रही। क्यों? क्योंकि लोग इन फिल्मों को ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। तो इन फिल्मों में प्रेम जो था वो केवल व्यक्तिगत भावना नहीं रहा, बल्कि युवा पीढ़ियों की भावनाओं, सपनों और सामाजिक बदलावों का प्रतीक बन चुका था, ठीक है। कभी आपने इस नज़रिए से नहीं सोचा होगा फिल्मों के बारे में, जिस नज़रिए से आप इस वीडियो को देखने के बाद सोचने लगोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारतीय सिनेमा का विकास 1980 से 2000 के आसपास देखते हैं, ठीक है। अभी वैसे हमने मेनली 1970 से 1980 के बीच वाला ही देख रहे थे, पर कुछ फिल्में ऐसी थी जो लंबे समय तक चलती रही, तो इसलिए हमने देखा था। अब 1980 से 2000 तक देखते हैं। इसमें कुछ स्टार किड्स दिखेंगे आपको। स्टार किड्स मतलब आपको वो दिखेंगे जो हमारे एक्टर होते थे, जैसे आपने देखा धर्मेंद्र, देखा आपने विनोद खन्ना को देखा, ठीक है। तो अब जो वो हीरो थे, उन राजेश खन्ना वगैरह हो गए या फिर अन्य जो हीरो गए, उनके जो बच्चे हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो उनके बच्चे जो फिल्मों में आ रहे हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1980 का दशक जो है वो स्टार पुत्र यानी स्टार किड्स और रंगमंच के कलाकारों का दौर था। इसमें जो हीरो थे जो अपने टाइम पे अच्छा अभिनय करते थे, उनके बच्चे अब आ गए थे इंडस्ट्री में। तो 1980 का दशक नई पीढ़ी के अभिनेताओं के लिए आगमन का समय था। इस समय कई स्टार पुत्र जो थे वो इस जगह पे आ चुके थे, जैसे कुमार गौरव हो जाएंगे, सनी देओल हो जाएंगे, संजय दत्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब
और इसके साथ ही रंगमंच के जो थिएटर के जो कलाकार थे, जो कभी थिएटर में काम किया करते थे, वो भी कहीं ना कहीं सिनेमा की तरफ आने लगे थे। ठीक है, बलराज साहनी, संजीव कुमार, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, परेश रावल, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, ये सब कलाकार भी इसमें आने लगे। तो इन कलाकारों ने कहीं ना कहीं यथार्थवादी और सामाजिक फिल्मों को एक नई ऊंचाई दी। ठीक है, जो समाज के मुद्दों पे बनने वाली फिल्में थी, जो रियलिटी के ऊपर बनने वाली फिल्में थी, उसको कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल गया था। अब बात करते हैं भारतीय सिनेमा में 1980 से 2000 तक का समय। ये स्टार किड्स के लिए जाना जाता है। स्टार किड्स यानी कि जो पहले हम जिन एक्टरों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनके बच्चे जो थे वो इस दौरान आने लगे थे। यानी जैसे मान लो विनोद खन्ना हो गए या धर्मेंद्र हो गए, ठीक है, और अन्य जो एक्टर थे, अमिताभ हो गए, इनके बच्चे इस समय में धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। उनकी फिल्में हम देखते हैं। जैसे कि देखिए 1980 का दशक जो है स्टार पुत्रों और रंगमंच के जो कलाकारों का दौर था। यानी रंगमंच के जो कभी थिएटर में काम करने वाले कलाकार थे वो भी फिल्मों में आने लगे थे, और जो हीरो हीरोइन के जो बच्चे होते थे वो भी यहाँ पे आने लगे थे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कुमार गौरव हो गए, सन्नी देओल हो गए, संजय दत्त हो गए। ठीक है, इनके साथ ही रंगमंच थिएटर से भी कुछ कलाकार आए, जैसे बलराज साहनी, आप इसमें संजीव कुमार को देखोगे, नसीरुद्दीन शाह को देखोगे, ओमपुरी, परेश रावल, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, ये सारे वो कलाकार हैं जो कि थिएटर वगैरह के कलाकार होते थे, वो भी फिल्मों में आने लगे थे। और इन्होंने जो यथार्थवादी जो टॉपिक हैं, समाज में जो चलने वाले जो मुद्दे थे, सीरियस मुद्दों पे इन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई थी। ठीक है, फिर एक दौर आता है गोविंदा, अक्षय कुमार का उदय। ये भी एक अच्छा दौर था। इसमें देखते हैं, इसमें बहुत सुपरहिट फिल्में आई हैं, तो इनको समझते हैं। गोविंदा और अक्षय कुमार का उदय सन 1986 में, फिल्म लव 86। इसमें क्या होता है, गोविंदा जो थे इनका आगमन हुआ था, और उनकी कॉमेडी, नृत्य और ऊर्जा, यानी इनकी कॉमेडी को अच्छी कॉमेडी करते थे, अच्छा डांस करते थे फिल्मों में, और एनर्जेटिक एक्टर थे। ठीक है, तो ये कुछ कारण बने जिसकी वजह से लोग इनको क्या करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। ठीक है, इसके बाद अक्षय कुमार, इन्होंने अपने एक्शन सीन और रोमांटिक अभिनय से कहीं ना कहीं दर्शकों का दिल जीता। ठीक है, और इन्होंने 150 से ज़्यादा फिल्में दे दी, जिसमें से काफ़ी फिल्में जो थी वो हिट भी रही हैं और सुपर हिट रही हैं। ठीक है, फिर एक दौर आता है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान का। तो 1990 का दशक आ जाता है। 1990 का दशक जो था ये खान युग का आरंभ माना जाता है। ठीक है, इसमें आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, इनकी जो तिकड़ी थी ये काम कर रही थी। इन्होंने कई फिल्में ऐसी बनाई जो कि रोमांटिक थी, यानी रोमांस के ऊपर थी। एक्शन फिल्में भी इन्होंने बनाई है और भावनाओं का नया संयोजन जो है इन्होंने पेश किया है फिल्मों के जरिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कयामत से कयामत तक आमिर खान की काफ़ी फेमस मूवी है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। DDLJ, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, ये बहुत फेमस मूवी है शाहरुख खान की। मैंने प्यार किया, बहुत फेमस मूवी है सलमान खान की। ठीक है, तो ये कुछ रोमांटिक फिल्में हैं, और इन फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में आदर्श प्रेम और पारिवारिक मूल्यों की नई जो परंपरा थी वो स्थापित की थी। और उस समय की फिल्में ऐसी होती थी कि आप फैमिली के साथ, घर वालों के साथ देख सकते थे। ठीक है, उसमें गंदगी उस तरीके से नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन अब का जो फिल्में आती हैं उसमें गाली वगैरह होती हैं, या फिर कई ऐसे सीन होते हैं जिसकी वजह से हम उसको घर वालों के साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है, नायक खलनायक की सीमाएं धुंधली हुई। एक समय ऐसा था जब नायक खलनायक ये सारी चीज़ें चल रही थी, फिर उसकी सीमाएं धुंधली होने लगी, रोमांटिक फिल्में आने लगी। ठीक है, तो देखिए 1990 के दशक में ऐसी फिल्में आई जिन्होंने नायक और खलनायक का भेद जो था वो मिट चुका था। डर हो गई, बाजीगर हो गई, खलनायक हो गई। कुछ फिल्में ऐसी है जिसमें हीरो ही आपको खलनायक मतलब जो नायक था वो खलनायक बनता हुआ दिखेगा, ऐसा भी दौर आया। इन फिल्मों में नायक के भीतर भी संघर्ष दिखाई देगा, गुस्सा दिखाई देगा, द्वंद्व दिखाई देगा। ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं सिनेमा को और ज्यादा यथार्थवादी बना दिया, बिल्कुल जटिल बना दिया, एकदम सच्चाई के करीब बना दिया। ठीक है, फिर बाजीगर वगैरह मूवी देखोगे आप, उसमें भी आपको कुछ इसी प्रकार का सीन दिखेगा। देशभक्ति और सामाजिक चेतना वाली फिल्में, कुछ ऐसी फिल्में आई जो कहीं ना कहीं लोगों को देशभक्ति की भावना से जागृत करती है, लोगों के अंदर एकता का भाव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो सन 1990 के उत्तरार्ध में ऐसी कुछ फिल्में आई थी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, बॉर्डर हो गई, इंडियन हो गई, लगान हो गई, गदर हो गई, चक दे इंडिया हो गई। ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर देशभक्ति का भाव जगाया, त्याग और एकता का भाव जगाया। ठीक है, सिनेमा के दौर में अगर देखें तो ये बहुत फेमस मूवियाँ हैं। ठीक है, और इसमें से एक आपकी गदर मूवी आपने देखी होगी। इसमें वो जो ट्यून थी, अगर आपने फिल्म फिल्म देखी हो तो वो ट्यून चलती रहती है पूरे फिल्म में, हो 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 हो। तो ये जो टून थी ना, ये मतलब ऐसी फिल्म थी, मैं तो बहुत बेसुरा बोल रहा हूँ, लेकिन जो फिल्म में है वो आपको सच में एकदम मतलब
सेंसिटिव सा फील कराएगा। तो ऐसी ऐसी फिल्में आई थी उस दौर में, ये सारी की सारी फिल्में जो है ना बहुत बेहतरीन फिल्में हैं। आगे चलते हैं। फिर एक हेडिंग है हमारी पारिवारिक फिल्मों का पुनर्जागरण, राजश्री प्रोडक्शन। ठीक है, तो राजश्री प्रोडक्शन जो है इसने 1980 के और 90 के दशक में पारिवारिक और सांस्कृतिक फिल्मों को पुनर्जीवित करा, क्योंकि पारिवारिक फिल्में बनाने लगे। ठीक है, जैसे मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, कुछ इस प्रकार की फिल्में बनाई जाने लगी। और इन फिल्मों में संस्कार, प्रेम और आदर्श परिवार की अवधारणा आपको दिखेगी। ठीक है, अगर आपने ये फिल्म देखी होगी मैंने प्यार किया, तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के उसमें पारिवारिक माहौल को दिखाया गया है। फिर बाद में इस शैली में कई जो फेमस फिल्में थी वो बनी, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, ये सारी की सारी फिल्में जो थी ये कहीं ना कहीं परिवार केंद्रित फिल्में आपको दिखेंगी, और इसने बॉलीवुड को एक नई पहचान दी। तो ये सारी फेमस फिल्में हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो कभी टाइम निकाल के देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं 1990 के दशक के बाद जो है हिंदी सिनेमा में क्या प्रभाव पड़ता है, नई दृष्टि, नई पीढ़ी का दौर आया, उसको समझते हैं। तो देखिए 1990 के बाद हिंदी सिनेमा में तीन तरह के फिल्मकार थे, उनके गुट बन गए थे, यानी अलग अलग कैटेगरी बन गई। एक ऐसा गुट था, मतलब कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे जो कॉमर्शियल फिल्म बनाते थे, यानी व्यावसायिक फिल्में बनाते थे, केवल और केवल पैसा कमाना उनका उद्देश्य था। तो दूसरी कैटेगरी थी जो संघर्ष से बने फिल्म, सफल फिल्म मेकर थे। ठीक है, यानी जो ऐसे फिल्मकार थे जो बहुत संघर्ष, स्ट्रगल से आए थे, तो उन्होंने कुछ फिल्में बनाई। कुछ आंदोलनकारी या वैचारिक फिल्मकार भी थे। ठीक है, तो इनकी अलग अलग कैटेगरी बन चुकी थी, अलग अलग प्रकार की फिल्में बनाते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यवसायिक फिल्मकार। तो इन लोगों के लिए सिनेमा सिर्फ व्यवसाय यानी बिजनेस था। इन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाया, और प्रमुख नाम है जैसे करण जौहर हो गए, आदित्य चोपड़ा हो गए। ठीक है, इन्होंने कई फिल्में बनाई, और इनकी फिल्मों में आपको ग्लैमर दिखेगा। ठीक है, आपको प्रेम दिखेगा, परिवार और चकाचौंध भी दिखाई देगी। तो दूसरी तरफ है संघर्ष से बने हुए सफल फिल्मकार। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करके अपना स्थान बनाया है बॉलीवुड में। ठीक है, और एक अलग इनका जो फिल्म बनाने का एक अलग ही स्टाइल है। ठीक है, उस स्टाइल से इन्होंने सफलता पाई है। इसमें राम गोपाल वर्मा हो गए, डेविड धवन हो गए, राजकुमार संतोषी हो गए। ठीक है, ये है जो महत्वपूर्ण इन्होंने फिल्में बनाई है। तीसरे हैं आंदोलनकारी या वैचारिक फिल्मकार। इन फिल्मकारों के लिए सिनेमा जो है एक आंदोलन और एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। ये सिनेमा के जरिए ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जो लोगों को जागरूक करे। ठीक है, जैसे विवेक अग्निहोत्री हो जाएंगे, अनुराग कश्यप हो गए, तिंगमांशु हो गए। ठीक है, दिवाकर बनर्जी हो गए, सुजीत सरकार हो गए, अनुराग बासु हो गए। ये कुछ ऐसी फिल्में बनाते हैं जो समाज में कहीं ना कोई परिवर्तन कर सके। तो इन्होंने कहीं ना कहीं सिनेमा को ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल से लेकर लोकल बनाया, और समाज से जुड़े जो ज्वलंत विषय हैं उन पर इन्होंने साहसिक फिल्में बनाई। समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उस पे इन्होंने फिल्में बनाई हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिनेमा और युवा पीढ़ी 1990 के बाद के सिनेमा का केंद्र जो था, केंद्र बिंदु जो था, वो युवा वर्ग बन गया था। चाहे फिल्म की कहानी हो या दर्शक हो, फिल्मकार जो थे वो युवाओं की सोच, संघर्ष और सपनों को समझकर सिनेमा में प्रस्तुत करने लगे थे। इस समय में क्या था, एक नया ही दौर चल रहा था, तो जो युवा वर्ग था वो केंद्र में था। जो भी फिल्में बनाई जा रही थी वो युवा वर्ग को ध्यान में रख के बनाई जा रही थी। युवा कैसे सोचता है, युवा क्या देखना चाहता है, युवा के जीवन में क्या संघर्ष है, उसकी सोच कैसी है, ठीक है, उसके सपने क्या हैं, उनको समझा फिल्मकारों ने, और उन्होंने उसको नजरिए में रख कर फिल्में बनाई। ठीक है, तो उस पे युवाओं पे आधारित फिल्मों के नाम अगर बताएं, जैसे 3 इडियट आपने देखी होगी, युवा हो गई, रंग दे बसंती हो गई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गई, दिल दोस्ती एक्स्ट्रा। ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये युवाओं को ध्यान में रखकर, नजरिए में रख के बनाई गई फिल्में। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा भूमंडलीकरण का प्रभाव, यानी वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है सिनेमा जगत पे, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1990 के दशक में अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे आपको उदारवाद भी दिखेगा। ठीक है, लोग लिबरल होने लगे थे। और इस दौर में अगर हम देखें तो सिनेमा जो है, सिनेमा की सोच में और उसके नज़रिए में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि भाई समाज अगर बदलेगा तो सिनेमा थोड़ी रुकने वाला है, वो भी बदलेगा समाज के हिसाब से। तो अब जो फिल्में बनाई जाने लगी हैं ना, वो सिर्फ ये सोच के नहीं बनाई जा रही है कि हम भारत के लिए फिल्म बना रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों और दर्शकों को भी ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मुद्दों पे भी मूवी बनाई जाने लगी थी, और बाहर के दर्शकों को भी ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाने लगी थी, क्योंकि इंडिया की जो फिल्में हैं वो भी डब होती हैं और बाहर के लोग देखते हैं, बाहर की फिल्मों को डब करके इंडिया के लोग देखते हैं, तो ये तो चलता ही है।
तो इस प्रकार से फिल्में बनाई जाने लगी थी, ठीक है। समाज का नया चेहरा, नई चुनौतियां और बदलते मूल्य, इन सबको सिनेमा ने क्या दिखाया, साहसपूर्वक तरीके से दिखाना शुरू करा। और बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा की जो एक छवि थी उसको तोड़ते हुए, जो पुरानी छवि बनी हुई थी इंडियन सिनेमा की उसको तोड़ते हुए, जो समाज में जो रियल में जो मुद्दे चल रहे थे और जो आधुनिकता यानी कि जो चकाचौंध का दौर आया, ठीक है, वो सारी चीजें जो है आपको हमारी फिल्मों में देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है कला। तो देखिए, कला शब्द का अर्थ और भारतीय दृष्टि, ठीक है, यानी कि भारत के नज़र से अगर हम देखें कला को तो देखते हैं तो कला जो है इसका आरंभिक अर्थ जो है वो केवल शिल्प या कौशल था। पहले आर्ट को और आर्टिस्ट को एक मतलब आप ये मान लीजिए एक नॉर्मल तरीके से ही देखा जाता था, ठीक है, एक स्किल के रूप में देखा जाता था, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी, ठीक है। बाद में ये कविता, नृत्य, संगीत, चित्र, मूर्तिकला आदि से जुड़कर एक गहरा सांस्कृतिक अर्थ इसने ग्रहण कर लिया। कहने का मतलब है कि अगर हम पुराने समय में देखें तो जो लिखने वाला लेखक है, ठीक है, जो किताबें लिखता है, जो साहित्य लिखता है, जो उपन्यास लिखता है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था एक एक्टर, एक कलाकार के मुकाबले। और भारतीय परंपरा में कला शब्द जो है वो काम शास्त्र की जो 64 कलाएं हैं उसमें से जुड़ा हुआ माना जाता था, इसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है। कई विद्वान जो थे वो इस मतलब कला को साहित्य के मुकाबले निम्नतर देखते थे, यानी लिटरेचर को तो वो बहुत ऊपर मानते थे, ठीक है, और लिखने वाले को बहुत ऊपर मानते थे, लेकिन जो कलाकार वगैरह होते थे उनको उतना अच्छा नहीं माना जाता था, ऐसे नजरिए से देखा जाता था शुरू में। कला रूप में सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा। अब सिनेमा को देखते हैं कि कैसे मतलब इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो कला रूप में सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा को देखते हैं तो सिनेमा जो है वो अनेक कलाओं का संगम है, क्योंकि सिनेमा में आपको बहुत सारी कलाएं दिखती हैं। इसमें आपको म्यूजिक दिखेगा, ठीक है, इसमें आपको एक्टिंग दिखेगी, इसमें आपको चित्रकला दिखेगी, इसमें आपको साहित्य दिखेगा, इसमें आपको छायांकन दिखेगा, ठीक है, एक अच्छे तरीके से जो निर्माण किया जाता है फिल्म का वो सारी कलाएं आपको इसमें दिखती हैं। तो ये सब संयुक्त रूप से आपको दिखेगा, सब कुछ मिला जुला आपको दिखता है फिल्म में। तो ये एक समग्र कला है, ठीक है, इसको एक समग्र कला मान सकते हैं जिसमें शब्द भी है, रूप भी है, नाद भी है। अब ये शब्द, रूप, नाद जो है तीनों मिलकर इसको सिनेमा को बनाते हैं। तो ये शब्द क्या मतलब यहाँ पे क्या है, शब्द का मतलब यहाँ पे डायलॉग से है। आप कोई फिल्म देखते हो तो उसमें संवाद होता है, दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। आप उसमें रूप देखते हो, ठीक है, रूप का मतलब यहाँ पे चित्र से है, दृश्य से है, आप जो उसमें एक्टिंग देख रहे हो अभिनय से है। और नाद का मतलब यहाँ पे क्या है, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या उसमें आने वाले फिल्म में आने वाले सॉन्ग हो या गाने हो, ठीक है, वो सब क्या आ जाएगा, नाद में आ जाएगा, यानी इन तीनों का मिश्रण है, तीनों को मिश्रण के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये आज के समय में देखें तो ये आधुनिक कला के रूप में इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि सिनेमा की कला, स्वीकार्यता और पश्चिमी प्रभाव। तो देखिए, सिनेमा को कला के रूप में स्थापित करने में जो पश्चिमी सिनेमा है, ठीक है, उसके सिद्धांत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कॉपी किया जाने लगा था। शुरुआती दौर में देखें तो 1950 के पहले तक में सिनेमा को केवल फिल्म सराहना का विषय माना जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसे अन्य कलाओं की तरह सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ से जुड़ा कला माध्यम स्वीकार किया गया, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, एक टाइम पे ऐसा भी था कि जो फिल्म के एक्टर होते हैं ना, जो हीरो हीरोइन होते हैं, इनको लोग फिल्मों में देखना तो पसंद करते थे, लेकिन इनको बहुत ज्यादा इनका सम्मान नहीं होता था, वो वाली रिस्पेक्ट इनको नहीं मिलती थी। और खासकर जो हीरोइनें होती थी उनको बहुत गलत नजरिए से देखा जाता था, ठीक है, ये था। लेकिन बाद में इनके प्रति जो है सम्मान बढ़ा है। सिनेमा और समाज का संबंध। तो सिनेमा समाज से संबंधित होता है, समाज की जो समस्या होती है वो आपको सिनेमा में दिखता है। तो ये सारी चीजें हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, अब वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो मेन मेन चीज आपको बताते जाता हूँ। सिनेमा जो है समाज का दर्पण है और एक प्रभावशाली कला है, ये हम जानते हैं, क्योंकि सिनेमा जो होता है उससे हमारे समाज को ही हमको दिखाता है, ठीक है, समाज में क्या चल रहा है, समाज के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, समाज में जो धारणाएं चल रही हैं, ठीक है, समाज में जो संघर्ष चल रहा है, वो सारी जो यथार्थ चीजें हैं, जो समाज की रियलिटी है, वो बहुत ही खूबसूरती से हमको सिनेमा के जरिए दिखाया जाता है, ठीक है। फिर यथार्थवादी सिनेमा और प्रमुख फिल्मकार। जब सिनेमा को केवल व्यापार माना जाता था तब कुछ फिल्मकार में ऐसे थे जिन्होंने यथार्थवादी और संवेदनशील कला के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया। उन्होंने जीवन की सच्चाई पे फिल्में बनाई, ठीक है, उन्होंने जो दुनिया में चल रहा था उसके ऊपर फिल्में बनाई। तो इसमें कुछ नाम है, जैसे सत्यजीत रे हो गए, विमल राय हो गए, राज कपूर हो गए, श्याम बेनेगल हो गए, ठीक है, गोविंद निहलानी हो गए। तो इन फिल्मकारों ने ये दिखाया है कि सिनेमा जो है समाज के दुख, संवेदना और सच्चाइयों का कलात्मक रूप है। समाज में जो दुख है, लोगों के बीच में जो संवेदना है, उसको इन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए दिखाया, ठीक है। तो ये रियलिटी पे चलने वाले फिल्म मेकर थे।
नेक्स्ट है सिनेमा और साहित्य का संबंध। तो सिनेमा और साहित्य का संबंध हमेशा से रहा है। तो देखो इसमें आपको राही मासूम रजा का मत देखते हैं, यानी उनके विचार देखते हैं। तो राही मासूम रजा कहते हैं कि फिल्म कला है और साहित्य का ही अंग है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो समाज में चल रहा होता है साहित्य उसी पे लिखा जाता है और फिल्में भी तो उसी चीज पे बनाई जाती है। ये कहते हैं कि उपन्यास और फिल्म दोनों ही मानव आत्मा की जटिलताओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यानी एक लेखक अपने उपन्यास से जो चीजें व्यक्त करता है, एक फिल्म मेकर अपनी फिल्मों के जरिए उसी चीज को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये व्यक्त करने का एक तरीका है। जैसे जैसे जीवन जटिल होता गया वैसे वैसे साहित्य ने फिल्म का रूप ले लिया। ठीक है, फिल्में भी एक प्रकार का दृश्य काव्य ही आप इसको मान सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार से साहित्य हमारे समाज से जुड़ा है ऐसे ही फिल्में भी हमारे समाज से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिनेमा कला की विशेषताएं। तो सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण है। ठीक है, समाज में जो चल रहा है वही चीजें एक फिल्म जो है वो करोड़ों दर्शकों तक आसानी से पहुंचा सकती है। समाज की समस्या हुई, समाज के विचार हुए, लोगों की भावनाएं हुई, वो सारी चीजें पहुंचा देती हैं। नेक्स्ट है कला और सिनेमा का संबंध। तो कला और सिनेमा के बीच में जो संबंध है यह हम इतने चैप्टर में तो पढ़ ही चुके हैं और समझ चुके हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये चर्चा और विवाद का विषय भी रहा है। सिनेमा का एक बड़ा गुण जो है वो मनोरंजन है, क्योंकि सिनेमा का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, जबकि बौद्धिक वर्ग जो है वो ये मानता रहा है कि कला जो है वो केवल जीविका या मनोरंजन का साधन नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कला को केवल रोटी कमाने का जरिया नहीं मानते हैं, बल्कि कहते हैं कि ये मानव मन के मानसिक विकास और सृजनशील की पराकाष्ठा है। यानी कि मानव की क्रिएटिविटी दिखती है कला के जरिए। ठीक है, मानव के मन की जो सोच है, उसकी मानसिक विकास है, वो दिखता है कला के जरिए। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं, तो लोगों का नजरिया यहाँ पे थोड़ा अलग है। सिनेमा की व्यवहारिक समीक्षा सारांश देखते हैं। तो सिनेमा का जन्म और इसकी शुरुआत आपने देखा कि शुरुआत फ्रांस में होती है। इसके जनक माने जाते हैं ल्यूमियर बंधु, जो हम इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में इन्होंने अपनी जो पहली फिल्म है वो दिखाई थी, जिसमें रेलगाड़ी आते हुए दिखाई, मजदूर दिखाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखाई थी, हम स्टार्टिंग में ये पढ़ चुके हैं। सिनेमा समाज का दर्पण है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सिनेमा की सीमाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिनेमा जो है वो भावना या घटना को पूरी संवेदना से नहीं दिखा पाता, क्योंकि ये व्यवसायिक माध्यम है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, सिनेमा इतना अच्छा है तो सिनेमा में कुछ कमियां भी हैं। यानी हर एक चीज को, हर एक संवेदना को पूरी सच्चाई के साथ सिनेमा नहीं दिखाता है। कई बार क्या होता है इसमें काल्पनिक चीजें भी डालनी पड़ जाती हैं। तो फिल्मकार जो है उसको सोचना पड़ता है कि दर्शक को क्या पसंद है, यानी वो पैसे के नजरिए, कमाई के नजरिए से फिल्म बनाता है। सिनेमा में पैसे का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, ये वाला सिद्धांत अपनाया गया है। वो कोई भी चीज बनाएंगे तो उसमें कल्पना को जरूर डाल देंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे, लोग ज्यादा से ज्यादा देखने आए और ज्यादा से ज्यादा उनकी कमाई हो। तो थोड़ा सा ये भी हो गया है कि कहीं ना कहीं जो असल चीज है ना वो छोड़कर पैसों के पीछे भागने लगे, ये चीज है। नेक्स्ट है सिनेमा एक सामूहिक कला। तो सिनेमा एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोगों के सहयोग से बनता है। एक जो फिल्म बनती है, आपको क्या लगता है कोई एक आदमी बना देगा? नहीं, उसका कोई डायरेक्टर होगा, कोई प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, उसमें एक्टर होंगे, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे होंगे, कैमरामैन होगा, मेकअप वाले लोग होंगे, कॉस्ट्यूम वाले लोग होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, मिलकर काम करते हैं, तब जाके सिनेमा बनता है। तो ये सामूहिक काम है। इसमें निर्देशक, लेखक, संगीतकार, गीतकार, छायाकार, संपादक, ये सारे होते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, तब जाके सिनेमा बनता है। ठीक है, साहित्य और सिनेमा का संबंध क्या है आपको पता है, जैसे कि प्रेमचंद रहे। ठीक है, आप प्रेमचंद को जानते हो। प्रेमचंद ने फिल्मों के लिए लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो निराश हुए। क्यों? क्योंकि व्यवसायिक बदलाव से उनकी कहानियों का मूल भाव खो गया। क्योंकि सिनेमा जो था वो पैसा कमाने का तरीका बन चुका था और ये समाज की सच्चाई को लिखते थे। अब ये मान लो अगर फिल्मों के लिए लिखेंगे तो इनकी जो स्क्रिप्ट जाएगी, हो सकता है कि फिल्मकार उसको एजिटेज ना बनाए। ठीक है, क्योंकि वो कमाई के नजरिए से उसमें कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ करेगा। तो ये चीजें जो थी प्रेमचंद को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें जो क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, ये क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खत्म कर दी जाती है, बल्कि उसको व्यापार के नजरिए से देखा जाता है। तो प्रेमचंद के लेखन में आपको क्रिएटिविटी दिखती थी, ना कि व्यापार के लिए वो था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना था। फिर आखिरी टॉपिक है सामाजिक यथार्थ और सिनेमा। तो सवाक फिल्मों ने नई बहस की शुरुआत कर दी। पहले मूक फिल्में होती थी जिसमें आवाज नहीं होती थी, बाद में क्या हुआ, सवाक फिल्में आई जिसमें की आवाजें होती थी। ठीक है, उसमें डायलॉग्स होते थे। तो जब फिल्मों में आवाज जुड़ी तो व्यावसायिक और अव्यावसायिक फिल्मों की पे बहस शुरू हो गई। व्यावसायिक फिल्में आपको पता है मनोरंजन और पैसा कमाने के नजरिए से बनाई जाती है। अव्यावसायिक समाज जो फिल्में होती हैं वो समाज के किसी मुद्दे पे होती है, किसी सीरियस मुद्दे पे होते हैं, समाज की सच्चाई को दिखाती है। ठीक है, तो इसमें बहस शुरू हो गई। फिर समानांतर सिनेमा की पहचान। समानांतर सिनेमा क्या है?
समानांतर सिनेमा को कला सिनेमा या यथार्थवादी यानी रियल में जो चीज हो रही है उसके नाम से जाना जाता है। इस नाम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो माधुरी जो पत्रिका है इसके संपादक अरविंद कुमार को जाता है। ठीक है, ऐसी फिल्में जिनका विषय सामाजिक सरोकार से हो, जैसे गरीबी से हो, संघर्ष से हो, ठीक है, न्याय अन्याय से हो, उत्पीड़न से हो, सामाजिक मुद्दों से हो, तो ऐसी टॉपिक को ये लेकर आते थे। ठीक है, अगला है आरंभिक हिंदी सिनेमा और समाज। शुरुआती दौर में सिनेमा लोगों के लिए जादुई अनुभव था, क्योंकि पहली बार ऐसा मिला था। लोग भागते दौड़ते चित्रों को देखते थे तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। अधिकतर फिल्में धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर होती थी, तो इसलिए लोग उससे अपना जुड़ाव भी महसूस करते थे। ठीक है, आस्था से जोड़ते थे, क्योंकि धार्मिक विषयों पे फिल्में बनती थी, लोग उसको देखते थे, हाथ जोड़ते थे। ठीक है, अपना एक मतलब लगाव भगवान से महसूस करते थे, क्योंकि भगवान पे और इन विषयों पे फिल्में बनती थी। तो शुरू में ऐसा होता था। आज़ादी के बाद का सिनेमा तो आम आदमी की कहानी जो है आज़ादी के बाद दिखने लगी। स्वतंत्रता के बाद जो फिल्में बनी उसमें जो आम जनता का जो संघर्ष है वो देखने को मिला। जैसे 2 बीघा जमीन हो गई, धरती के लाल, आवारा, ठीक है, विराज बहू, नया दौर, अपराजिता, अपूर्ण संसार, ये कुछ महत्वपूर्ण फिल्में आप नाम पढ़ सकते हो। तो ये कुछ फिल्में हैं। फिर समानांतर सिनेमा का आंदोलन जो कि 1970 के दशक का है। तो 1970 के दशक में समानांतर सिनेमा एक आंदोलन के रूप में उभरा। इसका उद्देश्य क्या था? हिंसा, अश्लीलता और व्यर्थ मनोरंजन के खिलाफ खड़ा होना, क्योंकि फिल्मों में हिंसा दिखाई जाती थी, कई जगह पे तो फूहड़पन, अश्लीलता, ये सब दिखाई जाने लगा। तो इसको खत्म करना इसका उद्देश्य था। ये सिनेमा दलितों, पिछड़ों और जो वंचित वर्गों के लोग थे उनकी आवाज़ बना। ठीक है, तो इसके कुछ ये फेमस निर्देशक रहे हैं, आप इनके नाम पढ़ सकते हो। और इन फिल्मकारों ने सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया, ताकि समाज में इन फिल्मों के जरिए चेंजेस लाए जा सके। ठीक है, फिर लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। इसको देखते हैं, फ्रांस का न्यू वेव सिनेमा। तो फ्रांस में न्यू वेव सिनेमा जो है ये एक आंदोलन था जिसने यथार्थवादी यानी रियल के मुद्दों पे जो फिल्में बनती थी इसको बढ़ावा दिया। और ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देशक हैं, आप इनके नाम पढ़ लीजिए यहाँ पे। इनका ये मानना था कि सिनेमा समाज को बदलने की ताकत रखता है। अगर सिनेमा पावरफुल होगा, ताकतवर होगा, रियल के मुद्दों पे होगा, तो वो समाज में बदलाव ला सकता है। ठीक है, बंगाल में अर्थपूर्ण सिनेमा की शुरुआत, भारत में भी इस चीज़ को माना गया, भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई, बंगाल से मानी जाती है, क्योंकि बंगाल के लोग जो थे वो कला, साहित्य और संस्कृति के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील थे। कोलकाता का कॉफ़ी हाउस सिनेमा और साहित्यकारों की चर्चा का केंद्र बना हुआ था। मृणाल सेन हो गए, ऋतुपर्णा घोष हो गए, चिदानंद दासगुप्ता हो गए, सत्यजीत रे हो गए। ये फिल्म सोसाइटी आंदोलन शुरू हुआ था जिससे कि सिनेमा को नई दिशा दी जा सके। ऐसे ही भारत में साउथ में जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में भी कई संस्थाएं बनाई गई थी, ठीक है, जो फिल्मों में सुधार के लिए काम कर रही थी। फिल्म शिक्षा का विकास, इसी सोच से प्रेरित होकर 1960 में पुणे में पहला फिल्म शिक्षण संस्थान जो था वो स्थापित हुआ। यहाँ से कई प्रसिद्ध निर्देशक और कलाकार जो थे वो निकले थे। और बाद में देश भर में कई सरकारी और निजी फिल्म संस्थान भी खोले गए, यानी अब फिल्म संस्थान खोले जाने लगे हैं, लोग वहाँ जाने लगे हैं। और एक्टिंग में जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर था। ठीक है, फिर युवा पीढ़ी केंद्रित सिनेमा, यानी युवा पीढ़ी जो थी, यानी अडल्ट जो थे वो केंद्र थे, यानी उनको, युवा को देखकर ही फिल्में बनती थी। तो आधुनिक हिंदी सिनेमा का जो केंद्र है वो युवा वर्ग बन गया था। फिल्में जो थी वो युवाओं के संघर्ष पे बनाई जाने लगी, उनकी आकांक्षाओं पे, उनके सपनों को दिखाने वाली फिल्में जो थी वो बनाई जाने लगी थी। ठीक है, प्रमुख फिल्में में आप देख सकते हो ये फिल्में, युवा, 3 इडियट, रंग दे बसंती, दिल चाहता है, पान सिंह तोमर, लक्ष्य, इकबाल, ठीक है, ये कुछ फिल्में हैं। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट होगा ये, सिनेमा की भाषा का समाजशास्त्र। तो देखते हैं, भाषा, भाषा जो होता है वो अपने भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। हम भाषा के जरिए अपने भाव, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो भाषा किसी भी कला की आत्मा होती है। इसे, भाषा के कई तरीके होते हैं, मौखिक बोलकर, ठीक है, लिखित या फिर लिखकर, या फिर इशारों के द्वारा जो सांकेतिक होती है। ये तीनों रूप भाषा के होते हैं। सिनेमा में इन तीनों ही रूपों का प्रयोग किया जाता है, आप देखोगे। ठीक है, मूक सिनेमा से जब सिनेमा सवाक हो गया था तब भाषा जो थी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गई थी, क्योंकि जब पहले मूक फिल्में होती थी, फिल्मों में साउंड नहीं होता था, तो जो होता था इशारों से ही होता था। ठीक है, अब क्या था, अब सब कुछ बोला जाने लगा है, तो अब बहुत ज़्यादा इसमें भाषा महत्वपूर्ण हो चुकी थी। फिल्मों में गीत, संगीत, ध्वनि, संवाद, अभिनय, ये सारी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी थी। सिनेमा की भाषा और समाज, तो सिनेमा की अपनी एक समाजशास्त्रीय भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है फिल्मों की। शुरुआती दौर में जो फिल्में थी
वो लोक भाषा जो कॉमन भाषा होती थी, जो लोग बोला करते थे, उसमें बनती थी। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो इंग्लिश वगैरह में बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, तो लोकल लैंग्वेज में बनती थी। जैसे जैसे समाज बदला, सिनेमा की लैंग्वेज भी बदलती गई। ठीक है। भारत की भाषाई विविधता और हिंदी सिनेमा। अब देखो, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब केवल हिंदी में बना दोगे तो बाकी लोग कैसे देखेंगे, या किसी अन्य भाषा में बना दोगे तो वो कैसे समझेंगे, तो ये समस्या थी। तो भारत जो है बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ पे 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। मुगलों के शासन से उर्दू और फारसी, और अंग्रेजों के शासन से अंग्रेजी, इनका प्रभाव बढ़ा था। ठीक है। हिंदी सिनेमा की भाषा वास्तव में हिंदुस्तानी है, जो उर्दू और हिंदी के मेल से बनी है। ठीक है। और इसको ज़्यादातर भारत में लोग समझते थे, तो ज़्यादातर फिल्में इन्हीं भाषाओं में बनाई जाती थी। फिर ग्लोबलाइजेशन का दौर आया और भाषा का असर यानी अंग्रेजी का महत्व बढ़ा। तो वैश्वीकरण ने संस्कृति और भाषा दोनों को प्रभावित करा। बाजार ने कहीं ना कहीं भाषा को उत्पाद बेचने का माध्यम बना दिया। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ठंडा मतलब कोका कोला, ये ऐड आता था पहले, यानी इन्होंने बिल्कुल भाषा ही बदल दी। कुछ मीठा हो जाए यानी कैडबरी। ठीक है। इस तरीके की भाषाएं यूज होने लगी। तो ये बदलाव जो है, ये पारंपरिक भाषा और प्रतीकों को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज थी वो खत्म होती जा रही थी। ठंडा मतलब कोका कोला, ये कोई भाषा होती है, लेकिन ये चीजें फिल्मों में आ गई थी। ठीक है। तो ये होने लगा, यानी जो बाजार था उसने फिल्म जगत को अपने वश में कर लिया था कहीं ना कहीं, और भाषा की शुद्धता में कमी आई। फिर अनुवाद और डबिंग की संस्कृति आई, यानी फिल्में किसी भाषा में बन रही है, उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, दूसरी भाषाओं में उसको डब किया जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण भाषाओं की सीमाएं टूट गई। एक भाषा की फिल्में जो है वो दूसरी भाषा में डब होने लगी। तमिल, तेलुगु, मराठी, ठीक है, असमिया, अंग्रेजी फिल्में हिंदी में डब होने लगी। हिंदी की फिल्में अन्य भाषाओं में डब होने लगी। ठीक है। तो ये सब होने लगा। तो ये सब तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के कारण हो पाया। फिर है स्थानीय लोकल भाषा, जो लोकल लैंग्वेज होती है। तो जैसे भोजपुरी में भी फिल्में बनती है, पंजाबी में बनती है, तमिल में बनती है, तेलुगु में बनती है। तो इन भाषाओं ने कहीं ना कहीं अपना अलग फिल्म बाजार बना दिया। पंजाबी फिल्म बाजार अलग है, तमिल अलग है, ठीक है, हिंदी भोजपुरी अलग है। तो पूरा मतलब इस तरीके से हो गया, लोकल लैंग्वेज में फिल्में बनने लगी, ताकि लोग अपनी लैंग्वेज में फिल्मों को देख सके, समझ सके, और उन फिल्मों का ट्रांसलेशन होने लगा। इसका एग्जाम्पल है नदिया के पार। ये बहुत फेमस मूवी है अपने टाइम की, नदिया के पार, आपने देखी होगी। तो इस फिल्म की भाषा तो हिंदी थी, लेकिन इसकी टून जो थी वो भोजपुरी थी। इसमें भोजपुरी टाइप की लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। जिससे वह दोनों वर्गों के दर्शकों को अच्छी लगी, हिंदी वाले भी और भोजपुरी वाले भी इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो भाषा एक महत्वपूर्ण पॉइंट तो है भाई। नेक्स्ट है भाषा और संवेदना का संबंध। तो सिनेमा की भाषा सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि सांकेतिक अभिव्यक्ति भी होती है। चेहरे के भाव देखे जाते हैं, चुप्पी देखी जाती है, इशारे देखे जाते हैं, ये सब संवाद का ही रूप है। तो मूक फिल्म जैसे पुष्पक थी, इसका एक बेहतरीन आपको मतलब एग्जाम्पल दिया जा है। ठीक है। पुष्पक जो है मूक फिल्म है, इसमें आप एक्टिंग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से भाषा मतलब बिना बोले इशारों से कितना बेहतरीन दिखाया गया है, जिसमें कोई संवाद तो नहीं है, लेकिन इशारों से ही सब कुछ, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको। चार्ली चैपलिन को आप जानते होंगे, पूरी दुनिया इन्हें जानती है। ठीक है। इन्होंने लोगों को बहुत हंसाया है, रुलाया भी है, इमोशनल भी किया है, हर तरह की चीज़ें करते थे ये, लेकिन बोलते नहीं थे। यानी साइलेंट मूवी होती थी इनकी, आपने कभी देखी होगी तो आपको बहुत हंसी आएगी देखकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है सिनेमा में भाषा का प्रयोग और सीमाएं। तो सिनेमा को दर्शकों से जोड़ने के लिए सरल और जीवंत भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। कठिन लैंग्वेज होगी तो कहीं ना कहीं फिल्म लोगों से दूर हो जाएगी, लोग समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल है, रजिया सुल्तान फिल्म आई थी, उर्दू फारसी के शब्द के कारण नहीं कामयाब हो पाई। मुगले आजम आई थी, हिंदुस्तानी लैंग्वेज यूज की गई थी, तो ये ज़्यादा सफल हुई। काइट्स फिल्म आई थी, जिसमें दो भाषाओं के मिश्रण के कारण दर्शकों से कटी रही, लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं कर पाए। ठीक है। तो फिल्म की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए। आधुनिक सिनेमा और बाजार की भाषा। तो आज का जो सिनेमा है उसमें अंग्रेजी बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। ऐसा अंग्रेजी का चलन हो गया, और व्याकरण की शुद्धता तो आप देखोगे ही नहीं। ठीक है। अब ये वो चीज़ रही नहीं। अब डायलॉग ऐसे हो गए, लोगों को पसंद आने चाहिए भाई, चाहे कुछ भी बोल दो। अगर ऐसा ही होता रहा ना, तो भविष्य में हिंदी फिल्मों से हिंदी खत्म हो जाएगी, और अंग्रेजी और अन्य भाषाएं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। भाषा के ऊपर संवेदना, सिनेमा की असली ताकत। तो कुछ भाषा ऐसी होती है जो संवेदनशील बन जाती है, या मतलब इमोशनल टाइप से एक जुड़ाव महसूस कराती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिनेमा भाषा की सीमाओं से आगे जाकर मानव संवेदना यानी ह्यूमन इमोशन को छूता है। जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में जादू की झप्पी, वो वाला सीन आपको याद होगा,
ठीक है, जादू की झप्पी कोई भाषा नहीं या किसी भाषा में नहीं है, बल्कि ये भावना है जो लोगों को महसूस कराती है। तो इस तरीके के कुछ जो शक्तिशाली डायलॉग होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाते हैं कि भाषा का जो महत्व होता है वो किसी फिल्म के लिए क्या होता है। ठीक है, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाली ऑडियंस को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत लंबा लेक्चर बन गया है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जरूर, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और अदर सब्जेक्ट का भी की भी वीडियोस आने वाली है, मैं जल्दी ही ला रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा और भी सब्जेक्ट को कवर करूँ, या फिर हमारी टीम में जो बहुत सारे टीचर हैं हम मिलकर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है।